नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग आरबीआई ग्रेड बी का क्वांट्स पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और वो भी 2023 का। 2024 का जो क्वांट्स पेपर है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है 2 पार्ट में। उसको आप देख करके आइएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं 2023 में कैसे सवाल पूछे गए थे। ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन का जो सीरीज लेकर के आए हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा। इससे बहुत बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम चलता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से आरबीआई क्वेश्चन पूछता है ये मालूम चलता है। दूसरा आपको मालूम चलता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे रेगुलरली सवाल पूछे जा रहे हैं उससे कितना डिटेल में पूछता है, क्या डेप्थ पूछता है या फिर नॉर्मल पूछता है, कैसा पूछता है, वो डेप्थ भी आपको मालूम चलता है। जो आप स्ट्रैटेजी के लिए दिन रात भटकते रहते हैं कि मैथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, किस तरीके से हमारा अप्रोच रहना चाहिए, वो सब आपका क्लियर होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप डिस्कस करते हैं तो आपका जो अप्रोच है वो यहीं से डिसाइड होता है। तो ये बहुत भयंकर चीज है, जानते हैं। ये एक ट्रिक है या फिर कह सकते हैं कि ये एक तिजोरी है। वो तिजोरी आपके पास मिल गया है, इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन को आप डिस्कस करिए। ठीक है, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे हम लोग को ये मालूम चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, डेप्थ कितना डेप्थ में पूछता है और हमारा अप्रोच क्या रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हम लोग पहले सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, आंसर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, आंसर अभी सॉल्व करेंगे। इससे आपको अप्रोच मालूम चलेगा कि अगर क्वेश्चन हम लोग के पास सामने में आए और हमारा दिमाग पूरा ब्लैंक है तो हम लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर करेंगे। दूसरा बात, मैं मैथ्स के ऊपर कोई स्ट्रेंथ नहीं रखता हूँ। ठीक है, मैथ्स मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, मेरा स्ट्रेंथ है फाइनेंस, ईएसआई, मैनेजमेंट। लेकिन जिस तरीके से मैथ्स हम लोग धीरे धीरे करते चलेंगे, मैथ्स मेरा मजबूत पक्ष हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और जितना मैथ्स मैं कर रहा हूं उतना मैथ्स आप अगर कर लोगे तो आप भी मेरे साथ रह करके अपने आप को स्ट्रांग कर लोगे। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो, अगर आप स्ट्रांग है तो फिर दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, फिर आप आराम से काम कर लोगे। आरबीआई ग्रेड बी जैसा एग्जाम में हम लोग का फोकस रहना चाहिए कि हम लोग सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारे सेक्शनल कट ऑफ जो है वो 4 या 5 है तो हम लोग टारगेट करेंगे 4 या 5 नंबर ही मात्र। नहीं, हमारा टारगेट रहेगा कि 15 नंबर या फिर 10 नंबर। तो 25 मिनट के अंदर हम लोग को 15 नंबर आराम से इकट्ठा करना है। ये कैसे होगा, ये जब हम लोग रेगुलर मेहनत करेंगे तो ही आ जाएगा। एक योद्धा जो है, ठीक है, जो योद्धा है बहुत सारा युद्ध जीतता है, तो कैसे उसके पास इतना कैपेबिलिटी है। क्या वो सिर्फ प्रैक्टिस करके उतना कैपेबिलिटी ले आया है? नहीं, वो प्रैक्टिस तो किया है लेकिन मैदान में प्रैक्टिस किया है, बहुत सारा युद्ध लड़ा है। युद्ध लड़ा है तो युद्ध से वो बहुत सारा कुछ सीखा है, समझे। तो जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आप चीजों को सीखेंगे, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना चीजों को सीखेंगे, उतना नया नया ट्रिक आप सीखेंगे। वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आप काफी कुछ अपने आप को इवॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, उससे हम लोग बहुत सारा चीजें सीख पाएंगे। अभी फिलहाल तो हमारा टारगेट है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डीआई। इस डीआई को हम लोग देखते हैं। पहला पूछता है, कहता है कंसिडर द बिलो इंफॉर्मेशन अबाउट 200 लैपटॉप्स बीइंग सोल्ड बाय 5 डिफरेंट स्टोर्स अमाउंट ए बी सी डी एंड ई इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। बोल रहा है कि अप्रैल 2022 में 5 स्टोर है ए बी सी डी ई और ये 5 स्टोर मिल करके 200 लैपटॉप बेचा है। कौन सा स्टोर कितना परसेंटेज लैपटॉप बेचा है इसके बारे में भी यहाँ पर आपको ज्ञान दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले एक बार कहीं पर लिख लेते हैं। देखिए, जब भी आपको एक डेटा दिया रहे, इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा रहे, तो डेटा में जो भी कुछ आप निकाल सकते हैं उसको पहले निकाल कर रख ले। ठीक है, ताकि आपको बार बार डेटा को देखना ना पड़े, सिर्फ आप क्वेश्चन देखें। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक पेज में रहेगा और फिर दूसरा पेज आप जब जाएंगे तब क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, फिर तीसरा पेज जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 उसके दूसरा पेज में रहेगा। यहाँ पर तो मैं आपको पांचों क्वेश्चन जो है एक ही पेज में लेकर के आया हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में तो ऐसा नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो इंस्ट्रक्शन से आप जितना कुछ भी आप निकाल सकते हैं पहले आप निकाल लें कि बार बार आपको इंस्ट्रक्शन में जाना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये काम करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि टोटल जो है 200 लैपटॉप है ना। 200 लैपटॉप ये लोग मिलकर के बेचा है। कौन कौन बेचा है? ए बी सी डी ई। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ए बेचा है, बी, सी, डी और ई ने बेचा है। ठीक है, कितना बेचा है? ए बेचा है आपका 2x, ये है ए, ठीक है, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। ठीक है, ए ने बेचा है 2x परसेंटेज, बी ने बेचा है 20%, सी ने बेचा है 22%, डी ने बेचा है x%।
ठीक है, ई ने बेचा है 13%। हम लोग जानते हैं कि जहाँ परसेंटेज का बात हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली 100% का ही बात हो रहा होगा। अगर आप एग्जामिनेशन में 10% नंबर लेकर के आए, इसका मतलब 100% को ही दिमाग में रख के बोलते हैं ना, 10% लेकर के आए, 100% फुल मार्क्स था, 10% आप नंबर लाए। तो उसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है कि 100% टोटल होगा, जिसमें से कि इतना परसेंटेज ये लोग बेचा है, तो 100% होगा। 100% का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि 200 रुपया है, 200 लैपटॉप है ना, 200 लैपटॉप है। इतना तो हम लोग का क्लियर है ना, इतना तो क्लियर ही है। अब देखिए, हम लोग को मालूम है कि ये टोटल जो है 100% है, तो x और 2x तो निकल जाना चाहिए। कैसे निकलेगा? सबको जोड़ करके इक्वल टू 100 कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। करते हैं ना, 2x प्लस 20 प्लस 22 प्लस x प्लस 13 इज इक्वल टू 100। यहाँ पर अगर आप x को सॉल्व करेंगे तो x आपका निकलेगा 15। ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है ना, तो आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो x आपका निकलेगा 15, तो आप 15 यहाँ पुट कर दीजिए। 15 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, यानी 30%, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 15%। ठीक है, यहीं पर आप निकाल लीजिए कि लैपटॉप कितना बेच रहा है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ परसेंटेज निकाल लिए, लैपटॉप भी निकाल लेते हैं। ये कितना लैपटॉप बेच रहा होगा? 30%, 200 का 30% कितना था? 60। ठीक है, 20% 40, 22% यानी कि 44। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 30, यहाँ पर 26, ये इतना लैपटॉप बेचा गया है। ठीक है, इतना हम लोग को मालूम चल गया। ये हमारा जो है ये प्री वर्कआउट है, समझे। वर्कआउट करने से पहले हम लोग कुछ खा लिए हैं, एकदम केला वेला एकदम पूरा खा लिए हैं, अब हम लोग वर्कआउट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग को मालूम चल गया। इसको हम लोग थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो हो गया प्री वर्कआउट हो गया। ठीक है, अब हम लोग वर्कआउट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ई बी सी एंड डी इज डैश टाइम्स ऑफ एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ई डी ई एंड सी। तो ई बी सी डी, ई बी सी डी, ई बी सी डी मतलब ए को छोड़ करके बाकी सबका बोल रहा है। तो इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ करके बाय 4 कर देंगे, है ना। तो सबको जोड़ते हैं, 26 और 44 कितना होता है? 26 और 44 होता है 70, 70 और इधर 70, 70 70 140 होता है। तो एवरेज निकलेगा बी सी डी का एवरेज कितना निकलेगा? 140/4। ठीक है, आप 4 से डिवाइड कर रहे थे, कैसे करेंगे? 140 को आधा करेंगे फिर आधा कर देंगे। 140 का आधा 70, 70 का आधा 35। ठीक है, 35 हो गया इसका एवरेज। ठीक है, दूसरा एवरेज बोला था किसका? ए डी ई सी का, ए डी ई सी का। तो ए डी ई सी का मतलब कि ए डी ई सी मतलब बी को छोड़ करके बाकी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी 44 और 26 30 70, 70 और 30 100, 160 हो गया। तो इसका हो गया 160/4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? 160 का आधा 80, 80 का आधा 40, 40। समझे? तो कितना इसमें कितना अंतर है अगर देखा जाए तो एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ई बी सी एंड डी, E, B, C and D is what times of average of number of sold by E, D, E and C। मतलब कि यही हो गया कि 35/40 कर देते हैं यहीं पर। तो 5 से काट दीजिए, 5 7 जा और 5 8 जा, तो 7/8 आ गया। आपका आंसर आ गया पहला वाला का। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है इफ द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय के, इफ द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय के इज 150% ऑफ दैट ऑफ ई। बोला कि के ने जितना लैपटॉप बेचा है वो 150% है ऑफ ई। तो ई ने कितना लैपटॉप बेचा है? ई ने लैपटॉप बेचा है 26। तो 26 का 150% के ने बेचा है। के ने कितना बेचा है? 150% या फिर 1.5x इतना ही ने बेचा है ऑफ जितना ई ने बेचा है। तो ई ने कितना बेचा था? ई ने बेचा था 26। तो 26 का डेढ़ कितना होता है? 26 प्लस 13, है ना। तो 39, तो 39 बेचा है के। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? आउट ऑफ द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय के ने जितना भी लैपटॉप बेचा है, 39 लैपटॉप बेचा है, इसका 33.33% आर गेमिंग लैपटॉप। इसका जो 33% है ये गेमिंग लैपटॉप है, 1/3 जो है वो गेमिंग लैपटॉप है, एंड रेस्ट आर नॉन गेमिंग लैपटॉप, यानी कि बाकी जो है 2/3 ये आपका नॉन गेमिंग लैपटॉप है। ठीक है, तो हम लोग निकालने क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन गेमिंग लैपटॉप सोल्ड बाय की। तो नॉन गेमिंग लैपटॉप कितना बेचा है, यानी कि 2/3 बोल रहा है। तो 2/3 ऑफ 39, तो कितना? 26 आ जाएगा इसका। तो आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, आसान है। इसके बाद देखते हैं अगला, फाइंड द सेंट्रल एंगल, फाइंड द सेंट्रल एंगल इन डिग्रीज फॉर स्टोर ए। तो स्टोर ए के बारे में बोला है। अब ए का कितना सेंट्रल एंगल होगा? तो 60%
ऑफ 360 डिग्री। यही ना बोल सकते, 60% ऑफ 360 डिग्री ही तो इसका एंगल बन जाएगा। तो 360 डिग्री का 60% निकाल दो, 60/100 इंटू 360, कितना आपका निकलेगा? आपका निकलना चाहिए, 1 0 1 0 यहाँ, 1 0 1 0 यहाँ कट गया, तो 108 डिग्री होना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पर 108 डिग्री हो गया। ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है, अज्यूम द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय 5 स्टोर्स इन मई 2022 इज 400। ठीक है, अप्रैल का डेटा दिया था, यहाँ पे बोल रहा है कि मई में अज्यूम करो कि कितना टोटल बेचा है, 400 बेचे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। द परसेंटेज शेयर ऑफ बी एंड ई, परसेंटेज शेयर ऑफ बी एंड ई इज इंटरचेंज वाइल द रेस्ट इट इज सेम एज गिवन। ठीक है, बोल रहा है कि जितना परसेंटेज पहले बेचता था उतना ही परसेंटेज अभी भी बेच रहा है, अगले महीने में बेच रहा है बाकी सारा स्टोर। लेकिन बी स्टोर है और जो ई स्टोर है, इसका जो परसेंटेज है वो इंटरचेंज हो गया। ठीक है, ये याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय बी एंड सी इन मई 2022। डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय बी, बी कितना लैपटॉप बेच रहा है और सी कितना लैपटॉप बेच रहा है। ठीक है, तो बी और सी कितना, बी जो है, बी का कितना परसेंटेज लैपटॉप भी बेचा होगा जितना परसेंटेज ई बेचा होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग इंटरचेंज कर दिया ना, तो हम लोग बी का नहीं लेकर के ई का लेंगे। तो ई ने कितना लैपटॉप बेचा है, 13% लैपटॉप बेचा है। ठीक है, तो ई ने बेचा है 13% लैपटॉप। ठीक है, और सी ने कितना बेचा है, सी ने बेचा है आपका 22% ऑफ लैपटॉप। तो सी ने बेचा है 22% ऑफ लैपटॉप। इसका डिफरेंस निकालने के लिए कहा है, इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस होगा 9% ऑफ लैपटॉप, है ना, 9% ऑफ लैपटॉप सोल्ड। तो टोटल लैपटॉप कितना सोल्ड किया है, 400, तो 9% ऑफ 400 कर देंगे तो कितना निकलेगा, 36। तो आंसर होना चाहिए 36। ऑप्शन देखिए 36 आंसर लगा दीजिए। सिंपल है, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा होगा आपको, है ना। अब देखते हैं लास्ट, ये प्री लेवल है ना डी आई, इसीलिए इसको डिफिकल्ट नहीं कह सकते। इन द नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ, यानी कि मई का बात कर रहा है, अप्रैल के बाद मई है ना, तो इन द नेक्स्ट मंथ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर सी इंक्रीज बाय 25% एंड द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर डी रिड्यूस्ड बाय 1/5। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल 5 स्टोर्स टुगेदर इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर सी का लैपटॉप जो बेच रहा है वो चेंज हो गया है और डी का लैपटॉप बेच रहा है वो चेंज हो गया है। सी का कितना चेंज हो गया है, सी का 25% बढ़ गया है, यानी कि 5/4 रह गया है ना। और डी का लैपटॉप कितना बदल गया है, डी का 1/5 कम हो गया है, यानी कि 4/5 रह गया है। तो सी पहले कितना बेच रहा था, सी पहले बेच रहा था 44, तो 44 का 5/4 हो गया है, 44 का 5/4 हो गया है, तो 4 से इधर 11 कट जाएगा, तो मतलब 55 बेच रहा है सी। और डी कितना बेच रहा है, डी पहले बेच रहा था, हाँ डी बेच रहा था पहले 30, तो अब 30 का 4/5 रह गया है, 30 का 4/5 रह गया है, तो यहाँ कितना हो गया, 24 हो गया ना, यहाँ से 6 कट गया, 24 हो गया। अब बाकी सब सेम है, बाकी जो बेच रहा था वही बेच रहा है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज निकाल देते हैं। ए का कुछ निकालेंगे, बी का निकालेंगे, सी और डी का पहले लिख देते हैं, सी का लिख देते हैं और डी का लिख देते हैं। ठीक है, सी और डी का लिख दिए हैं, बाकी लिख देते हैं, ए बी ई का लिख देते हैं। 60 40 26, 60 40 26, 60 40 और 26/5, यही एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो ये तो 60 और 40 100 हो गया, और ये 26 और 24 150 हो गया, तो 100 और 50 150, 150 और 55 205/5, काट कूट के निकालेंगे तो 41 निकल के आएगा आपका आंसर। तो 41 निकल के आया आंसर। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर भले ही मैंने थोड़ा गिजमी गिजमी करके लिख के आपको समझा दिया है, लेकिन जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पर मैंने एकदम सबके लिए अच्छे से लिख करके आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में एक नंबर सीरीज दिया है। ठीक है, वहां पर एक्स और वाई निकालने बोला है और उसको बोला कि सम निकालो। तो यहाँ पर एक नंबर सीरीज दिया है, एंड व्हाट इज द सम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो नंबर सीरीज को पहले डिकोड करते हैं। 21, 46, 95, 176, एक्स और वाई। डिफरेंस देखते हैं पहले, इसमें अगर 9 जोड़ देंगे तो 21 हो जाता है। ठीक है, 21 में अगर मान लीजिए 46 जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा। 46 से 95 जाने के लिए हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा 49। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को जोड़ना पड़ेगा 81। ठीक है, देखने को लग रहा है कि 3 का स्क्वायर है,
ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब कि ऑड नंबर सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा आपका 11 का स्क्वायर यानी कि 121, ये जुड़ेगा। तो x कितना निकलेगा, x निकलेगा 176 प्लस 121, तो कितना हो गया 297। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया 297। इसके बाद ये 11 का स्क्वायर है, तो इसके बाद और क्या ऐड होगा, इसके बाद ऐड होगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, 169। ठीक है, यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि आपको स्क्वायर याद अच्छे से याद रहना चाहिए। 169, तो 297 में 169 जोड़ देंगे, 297 में 169 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 7 16 का एक, 15 16 का एक, और 3 1 4, 466। ठीक है, एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया, तो एक्स प्लस वाई आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 297 और 466। ठीक है, 7 6 13 का एक, 9 6 15 1 16 का एक, और 4 2 6 1 7, 763। आंसर आ गया 763। डिफिकल्ट तो नहीं था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कहता है कि बिलो आर द गिवन टू सीरीज, दो सीरीज दिया गया है। ठीक है, जो कि एक सर्टन पैटर्न फॉलो करता है। देयर आर टू मिसिंग वैल्यूज एक्स एंड वाई। सीरीज 1 में आपको कुछ दिया है, सीरीज 2 में भी आपको कुछ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज और आर ट्रू। ठीक है, तो पहले सीरीज 1 में एक्स निकालना पड़ेगा, सीरीज 2 में आपको वाई निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो रफ कॉपी मिलेगा वहां पर आप लिख लेंगे, सीरीज 1 को पहले लिख लेंगे। ठीक है, 158 78 38, ठीक है, 18 8 एक्स। याद रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पेशेंस रखिएगा। और पेशेंस कैसे रख पाएंगे, पेशेंस रखना है आपको कि शॉर्टकट नहीं जानना है। शॉर्टकट में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट का दिमाग लगाएंगे तो आप पैनिक जब करेंगे तो आप शॉर्टकट भूल जाएंगे। शॉर्टकट आपका दिमाग में नहीं आना चाहिए, लॉन्ग कट आना चाहिए। और आपको ये चीज रहना चाहिए कि ठीक है हम 2 ही सवाल सॉल्व करेंगे, 3 ही सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन आराम से करेंगे। ठीक है, और जब आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा तो आपका आराम जो है ना, आराम भी आपका शॉर्टकट बन जाएगा, आराम में भी आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग मेथड यूज करिए, शॉर्ट मेथड यूज नहीं करिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको घुमाएगा ना, और जो कि घुमाता है, पहले आरबीआई में घुमाता था, अब सब जगह घुमाता है एग्जामिनेशन में, तो अगर घुमाएगा ही पेपर तो आप शॉर्टकट के मेथड पे नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए, तो अगर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ठीक है दूसरा भी देखते हैं। दूसरा वाला भी यहाँ पर लिख लेते हैं, सीरीज 9 वाई 46 84 135 और 199। ठीक है, गैप देखते हैं, यहाँ पर गैप कितना है, यहाँ पर गैप है +10, यहाँ पर गैप है +20, यहाँ पर गैप है +40, और यहाँ पर गैप दिख रहा है +80। तो देखिए 2 गुना करके गैप बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो गैप है वो भी +5 हुआ होगा। तो 8 - 5, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 3 निकला होगा। तो एक तो मालूम चलेगा कि एक्स का वैल्यू 3 है, चलो ठीक है। वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो डिफरेंस नहीं देख सकते, यहाँ से देखते हैं डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 14 में 6 गया तो 8 गया, 7 में 38। ठीक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 में 4 1 गया, और यहाँ पर 13 में 8 51। चलो ठीक है, इसमें कितना ऐड हुआ है, 9 में 5 गया तो 4, 9 में 3 गया तो 6, बस 64। हाँ, इससे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक और बार डिफरेंस करके देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस करके देखेंगे तो +13 आएगा, यहाँ पर डिफरेंस करके देखेंगे तो भी यहाँ +13 आ रहा है। इसका मतलब डबल डिफरेंस आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर भी +13 हुआ होगा, तो +13 हुआ होगा तो मतलब यहाँ पर कितना होगा, 25 हुआ होगा। ठीक है, तो 25 हम लोग यहाँ पर 46 से 25 माइनस कर देते हैं, तो निकलेगा 21। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी देखते हैं कि +13 तो यहाँ पर भी हुआ होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 12 रहा होगा। ठीक है, और 19 में अगर 12 जोड़ दिए होंगे तब आराम से 21 निकला होगा। इसका मतलब वाई जो है वो 21 निकलेगा। तो एक्स निकल गया, वाई निकल गया। अब 3 स्टेटमेंट बोला है, एक बार देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 7y। तो x इज इक्वल टू 7y हो सकता है क्या, नहीं हो ही नहीं सकता है। तो पहली बात देखने से ही गलत हो गया। दूसरा सवाल बोल रहा है कि x जो है वो 3 से बड़ा है, x जो है 3 से बड़ा है, नहीं 3 ही है, तो ये वाला भी तो गलत हो गया। तीसरा में सॉल्व करने के लिए बोला है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट में बोला है 4y प्लस 3.5 इज इक्वल टू 11 एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो 4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 24.5
ठीक है 11, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, समझे। तो 4.5 को 4 गुना करना है, तो एक बार डबल करेंगे फिर डबल कर देंगे। 24.5 को डबल करेंगे तो कितना आएगा 40, कितना आएगा 49 आएगा। 49 को और डबल कर देंगे तो क्या आएगा 98 आ जाएगा, तो 98 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 इंटू 11 99 आ जाएगा, 99 माइनस 1 98 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला काम तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो सही रहा, बाकी स्टेटमेंट गलत निकला, तो ओनली 3 आंसर आ जाएगा। कितना अभी हम आपसे बात करते करते ना करीब करीब कितना देर आपको पढ़ाए हैं, 15 मिनट आपको पढ़ाए हैं। अब 15 मिनट में मेरा 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कट ऑफ जो था ना 2023 में, वो था कट ऑफ आपका 4.5, 4.25, 4.25, 4.25 में आप 7 नंबर ऐसे ही निकाल लिए हैं। और कितना टाइम लगाए हैं 20 मिनट। यहाँ पर मैंने आपको कोई शॉर्ट सवाल तो सॉल्व नहीं किया, यहाँ पर मैंने आपको लॉन्ग कट ही मेथड सॉल्व किया है। तो आप बताइए कि लॉन्ग कट मेथड से भी अगर आप शांति से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आपसे। अगला सवाल को आप सॉल्व करेंगे। छठ चल रहा है, हमारे यहाँ पर छठ चल रहा है, छठ का गाना बज रहा है, ये माहौल बहुत सुंदर है। और आज शाम का अर्घ होने वाला है, तो कितना अभी 2:45 बज रहा है, शायद जाना पड़ेगा हमको आधा घंटा में, तो तब तक खत्म कर लेते हैं इसको क्या। चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस, ठीक है। कंसीडर द बिलो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, दूसरा भी दिया गया है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज 1.5 दिया गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब दो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का हमको दोनों रूट्स निकालना पड़ेगा, तभी तो उनमें से एक लार्जर रूट्स होगा, ठीक है। दोनों रूट्स निकालना पड़ेगा, चलो ठीक है। दूसरा बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ सी, ये भी चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दो इक्वेशन है, 4x² माइनस 16x प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन है 2y² माइनस 3y प्लस 1, चलो ठीक है। सी हम लोग को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सी कैसे निकलेगा, रूट दिया हुआ है ना, रूट जब देता है रूट दिया है 1.5। देखिए रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब होता है कि x के जगह में अगर वो रूट को पुट कर देंगे तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। मान लीजिए कि ये है एक इक्वेशन और इसका रूट मान लीजिए कि दिया है 2, तो मतलब y का वैल्यू दे दिया है 2, और जब हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये होता है रूट का वैल्यू, रूट का मतलब। तो यहाँ पर आपको रूट दिया है इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में जब आपको रूट दिया है तो सी आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू दे ही दिया है। तो 4x का वैल्यू 1.5 को स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 16 इंटू 1.5 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 1.5 को अगर स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये आ जाएगा 2.25। तो 2.25 इंटू 4 माइनस 16 का 1.5 गुना, 16 का 1.5 गुना मतलब 16 और 8 कितना होता है, 16 और 8 24, 24 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 2.25 यानी 2.25, 2.25 को 4 गुना करना है, तो डबल करेंगे फिर डबल कर देंगे। 2.25 को डबल करेंगे तो कितना होगा 4.5, 4.5 को और डबल करेंगे तो 9, ठीक है 9 आ जाएगा। तो इधर 9 को इधर कर देते हैं तो 24 माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 माइनस 9 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखिए सी का वैल्यू तो निकल गया, मतलब जो इक्वेशन था, इक्वेशन अब पूरा हो गया। 4x² माइनस 16x प्लस सी के जगह में 15 डाल देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन तो पूरा हो गया हमारा। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है और निकालना है कि रूट्स क्या होगा। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2y² माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। तो इसका जब आप निकालेंगे रूट्स, तो रूट्स आपका क्या निकलेगा, इसका दो रूट्स निकलेगा 5/2 निकलेगा और x इज इक्वल टू निकलेगा 3/2, ठीक है। y जो है इसका निकलेगा 1 और दूसरा रूट निकलेगा 1/2। देखिए ये तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका निकलेगा, ठीक है, दोनों का रूट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में स्पेसिफिकली बोला था कि लार्जर रूट्स है उसका सम निकालो। तो 1 में लार्जर रूट्स क्या है 5/2 यानी कि 2.5, तो पहला 2.5 हो गया। उसका दूसरा इक्वेशन का बड़ा कौन सा है, रूट 1 है, तो 2.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3.5, आंसर आ गया 3.5। अब ये दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सी, सी निकला था हमारा 15, इसका डिजिट को जोड़ देंगे 1+5 कर देंगे तो आ जाएगा 6, तो आंसर आ गया 6। तो आप देखिए कितना हम लोग खत्म किए हैं। अभी भी मेरा ये जो वीडियो है ये 27 मिनट के ऊपर नहीं गया है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम 25 मिनट आपको पढ़ाए हैं और यहाँ पर 9 क्वेश्चन आपका डन है।
इजी क्वेश्चन है सारा, डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी आया ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहता है सर्टेन स्टूडेंट्स कंप्राइजिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर स्टडिंग इन एन इंस्टीट्यूट विच हैज 3 सेक्शंस ए बी एंड सी। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:5। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 सेक्शन है एक इंस्टीट्यूट के अंदर, ए बी सी, उसके अंदर बॉयज है और गर्ल्स है। फिर कहता है 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर इन सेक्शन ए, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन सी। यहाँ से कंफ्यूज करने चालू कर दिया। उसका कहने के बाद सिर्फ 2 लाइन में ही था कि बॉयज और गर्ल्स है टोटल और ए बी सी सेक्शन है। तो इसको हम लोग पहले एक टेबल में बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बॉयज लिख देते हैं, यहाँ पर गर्ल्स लिख देते हैं, तो यहाँ टोटल हो जाएगा। और इंस्टीट्यूट का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यहाँ पर टोटल लिख देते हैं, है ना। अब सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग सब पुटअप करते हैं, क्योंकि हम लोग का यही कहना था कि देखो भाई जितना इंस्ट्रक्शन है हम लोग निकाल सकते डेटा, पहले निकाल लो। ठीक है, उतना ही हमारा काम रहना चाहिए। निकाल लेते हैं। क्या कहता है 50, पहले तो बोलता है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:5। तो मान लीजिए कि गर्ल्स अगर हम 500x मानते हैं तो बॉयज कितना होगा, 300x होगा। ठीक है, तो टोटल हो गया 800x। चलो एक चीज मालूम चल गया, 50% स्टूडेंट्स आर इन सेक्शन ए। जितना भी टोटल स्टूडेंट्स है सेक्शन ए के अंदर 50% यानी कि 400x है। इसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए, सेक्शन बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन सी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी, नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन सी। ठीक है, इसका बोलता है नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए, नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। यही कह रहा है। चलो ठीक है, इसके बाद कुछ कह रहा है क्या, 30% ऑफ गर्ल्स आर इन सेक्शन सी। सेक्शन सी में 30% ऑफ गर्ल्स है, तो टोटल गर्ल्स तो 500x है, इसका 30% हो गया 150x। चलो इतना हम लोग मालूम चला। अब क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, इसको n मान लेते हैं। अगर इसको n मानेंगे तो ये भी n हो जाएगा, और इसको k मान लेते हैं तो ये भी k हो जाएगा। ठीक है, चलो n और k मान लिए ऐसे ही। तो यहाँ देखिए जो b है ये क्या होगा, k माइनस एन हो जाएगा, है ना, k माइनस एन हो जाएगा। इसके बाद जो a है, a कितना रहेगा, a हो जाएगा 400x माइनस k, है ना, और c कितना आएगा n प्लस 150 हो जाएगा, 150x। तो निकाल के देखते हैं। पहले क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करके इज इक्वल टू 300 करते हैं, यहां से निकलता है देखते हैं, k प्लस k माइनस एन प्लस एन इज इक्वल टू 300x। ठीक है, तो यहाँ पर तो एन एन कट गया, तो k का वैल्यू आ गया 150x। चलो k का वैल्यू तो निकल गया, n का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। n कैसे निकालेंगे, n के लिए काम करते हैं, ये वाला चीज ले लेते हैं, इसको ऐड करके 500 कर देते हैं। ठीक है, नहीं निकलेगा तो फिर दूसरा ऑप्शन निकालेंगे। अभी इसको देखते हैं, 400x माइनस के प्लस एन, उसके बाद प्लस 150x इज इक्वल टू 500x। ठीक है, तो के का वैल्यू तो हम लोग को मालूम है ना 150x, तो 400x माने 150x 350x हो जाता है, नहीं 250x हो जाता है। 400x में अगर हम लोग के का वैल्यू माइनस कर दे, यानी कि 150x को माइनस कर दे तो 250x आ जाएगा। तो 250x प्लस एन प्लस 150x इज इक्वल टू 500x। तो यहाँ पर x कितना निकलेगा, तो यहाँ पर n कैसे निकलेगा, तो n इज इक्वल टू 500x माइनस 400x, तो n निकला 100x। तो k निकल गया 150x और n निकल गया आपका 100x। तो इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब जहां जहां पर k का वैल्यू लिखना है वहां पर आप 150x लिखेंगे, और n का वैल्यू लिखना है वहां पर आप 100x लिखेंगे। तब आपका जो भी है वो x का फॉर्मेट में सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, लेट p इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन b। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन b क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन b n है, तो n का वैल्यू 100x है, तो p का वैल्यू भी 100x हो गया। q बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए, नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए k होता है, तो k का वैल्यू 150x है। तो अब p का वैल्यू मालूम चल गया, q का वैल्यू मालूम चल गया, तो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है p इज अप्रोक्सीमेटली 67% ऑफ q, तो p जो है 150x का 67% है, यानी कि 2/3 है, तो हाँ ये तो है ही, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया।
ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है 33 1/3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल बॉयज। तो टोटल बॉयज कितना है, टोटल बॉयज है हमारा 300x, तो 300x पर 20% अगर निकालेंगे तो कितना होगा 60x। तो बोल रहा है कि p जो है 60x है, ये तो गलत है, p तो 100x है, तो ये वाला तो आपका स्टेटमेंट गलत हो। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि 3p इज इक्वल टू 2q, 3p मतलब 300x इज इक्वल टू 2q मतलब कि 300x। तो 3 वाला भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है व्हाट परसेंट बॉयज, फिर क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है व्हाट परसेंटेज बॉयज इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में कितना परसेंटेज बॉयज है, तो सेक्शन बी में अगर देखा जाए तो सेक्शन बी में k माइनस एन यानी कि 150x माइनस 100x, 50x बॉयज है। तो टोटल बॉयज का कितना परसेंटेज है, टोटल बॉयज है हमारा 300x, तो ये आ जाएगा आपको 1/6, इसका मतलब कि 16.66%, यानी कि 16.67% बॉयज है सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं जब छठ के घाट से आऊंगा उसके बाद फिर कवर कराऊंगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रेक खत्म करेंगे, फिर 12वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको पॉज देते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग रिज्यूम करते हैं। अभी मैं गया था घाट, वहां पर शाम का अर्घ तो हम लोगों ने दिया है, अब कल को देंगे फिर हम लोग सुबह का अर्घ, ठीक है। चलिए हम लोग रिज्यूम करते हैं वापस से। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग रिज्यूम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, अरे ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें कहता है कि अंश बोरोड 80 बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी ए एंड 120 बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी बी। अंश नाम का जो लड़का है वो लाइब्रेरी ए से कितना बुक ऑर्डर किया है, 80 बुक्स, ठीक है, और लाइब्रेरी बी से 120 बुक्स, ठीक है। सम बुक्स आर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड सम बुक्स आर ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यानी कि टोटल बुक्स जो है वो 200 बुक है, और ये जो 200 बुक है इसके अंदर कुछ बुक्स जो है वो इंग्लिश है और कुछ बुक्स जो है रीजनल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। एक्स परसेंटेज ऑफ टोटल बुक्स वर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बोल रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो परसेंटेज है वो एक्स परसेंटेज है। फिर कहता है द नंबर ऑफ बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज आर इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ द बुक्स इन लाइब्रेरी बी। रीजनल लैंग्वेज में कितना बुक्स है, रीजनल लैंग्वेज में कितना बुक्स है, 1.25 टाइम्स ऑफ लाइब्रेरी बी, ऑफ लाइब्रेरी बी। तो इसका मतलब 1.25 इंटू लाइब्रेरी बी में कितना बुक्स है, 120 बुक्स, तो यहां पर 150 बुक निकल के आएगा। तो 150 बुक ऐसा है जो कि रीजनल लैंग्वेज का है, तो बाकी का 50 बुक क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, ठीक है। और हम लोगों को क्या निकालने बोला है कि इंग्लिश कितना परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल, तो इंग्लिश का बुक है 50 आउट ऑफ टोटल 200, इसको अगर हम लोग देखा जाए तो ये निकलेगा हमारा 25%, ठीक है। ये हमारा आंसर है 25%। अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है ये सवाल आपको जानबूझ के दिया गया है ताकि आपको गुमराह कर सके, आपका समय वेस्ट कर सके। इस क्वेश्चन को आपको इग्नोर कर देना चाहिए था। अगर आप मैथ में बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे नहीं है और मैथ टीचर नहीं है तो आपको इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए था, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल के लिए मैं होल्ड पे रख रहा हूं, बाद में हम लोग सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिलो आर द गिवन टू एक्सप्रेशन एंड देन क्वांटिटीज Q1 एंड Q2, कंपेयर द टू क्वांटिटीज एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। वही करेंगे, वही करने के लिए आए हैं। एक्सप्रेशन 1 में बताया है, एक्सप्रेशन 1 है 1/a प्लस 1/b प्लस 1, इक्वेशन 2 है a³ माइनस b² माइनस 4। फिर कहता है कि a इज ग्रेटर देन 3 एंड b इज ग्रेटर देन a एंड 10 इज ग्रेटर देन b, ठीक है। एंड a एंड b आर इंटीजर्स। इंटीजर जब बोल दिया तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि पॉइंट वाला कुछ नहीं है या फ्रैक्शन वाला कुछ नहीं है, सब 1 2 3 ऐसे ही है, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 हम लोगों को क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1, ठीक है। एक्सप्रेशन 1 में हम लोग a का इस तरह का वैल्यू डालेंगे, b का इस तरह का वैल्यू डालेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। तो a जो है हमारा 3 से ऊपर होना चाहिए और b जो है वो 10 से नीचे होना चाहिए। तो कुछ ऐसा यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं ताकि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाए हम लोग। जब भी फ्रैक्शन में रहे तो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ जो a है ना फ्रैक्शन के नीचे है ना, तो फ्रैक्शन के नीचे हम लोगों को छोटा वैल्यू रखना पड़ेगा, तभी जाके उस पूरा इक्वेशन का वैल्यू बड़ा होगा। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू हम लोगों को मैक्सिमम रखना पड़ेगा
सॉरी मिनिमम रखना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम वैल्यू निकल पाए। अगर मान लीजिए कि यही a प्लस बी प्लस 1 होता तब a और b का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू रखते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बात अलग हो गया है, ये 1 बाय a है 1 बाय b है, तो इसका वैल्यू कब बड़ा होगा, जब a और b का वैल्यू हम लोग मिनिमम रखेंगे। तो a और b का वैल्यू मिनिमम कैसे रहेगा, a को हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक है, और b को हम लोग 5 ले लेते हैं, तो ये चल जाएगा क्योंकि b जो है वो a से बड़ा भी रहना चाहिए, ठीक है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। इसके बाद a जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा क्या है, ये 4 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 मिल जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 निकालना है, तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर हम लोग सबसे मिनिमम मतलब नेगेटिव भी जा सकता है, तो क्या करेंगे, बी को सबसे बड़ा रख लेंगे और ए को सबसे छोटा रख लेंगे, इससे क्या होगा कि ये एकदम मिनिमम वैल्यू रहेगा, नेगेटिव में चला जाएगा है ना नंबर, तो ए क्यूब ए को सबसे छोटा कर देते हैं, सॉरी ए को सबसे छोटा कर देते हैं, ए को सबसे छोटा करेंगे तो ए का वैल्यू 4 ले लेंगे, ठीक है, अब बी को सबसे बड़ा कर लेते हैं, तो बी को सबसे बड़ा कर लेंगे तो कितना, बी को 9 कर लेंगे, तभी ऐसा होगा, फिर पुट करेंगे इसमें, तो 4 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -21, और ये आपका जो सॉल्व होगा इक्वेशन 1, तो ये आपका निकलेगा 29/20, ठीक है, ये निकलेगा, ठीक है, तो ये दोनों का जोड़ है क्वांटिटी नंबर 1, ठीक है, क्वांटिटी नंबर 1 क्या है, क्वांटिटी नंबर 1 29/20 -21, ये है हुआ हमारा क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 क्या है, क्वांटिटी 2 है हमारा -9। अब देखिए एनी बेस क्वांटिटी 1 जो है वो बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है, अगर हम माइनस कर भी देंगे तो भी तो पॉजिटिव ही निकलेगा, फ्रैक्शन में निकलेगा अधिक से अधिक, लेकिन निकलेगा तो आपका पॉजिटिव और सेकंड वाला नेगेटिव ही है, तो ऑटोमेटिकली आप ये कह सकते हैं क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये जो सवाल था, ये सवाल का मैं जवाब जानते कैसे देकर के आया था, तुक्का मार के आया था। हाँ, ये सवाल सही हो गया था, ठीक है, आप ऐसा गलती नहीं करिएगा, चलिए, क्योंकि अब आगे हम लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। चलिए 15 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। अंशु इन्वेस्टेड ₹P in scheme X for 3 years at compound interest 20% per annum, and Ronit invested 36.25% of P for T years in scheme Y at simple interest at the rate 10% per annum. Interest earned is equal in both the schemes. तो हम लोगों को ये निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या करना है, यहाँ पर हम लोग बोला कि 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है वो बताओ, तो 3 स्टेटमेंट में पी का बात कर रहा है, टी का बात कर रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि पी इज ग्रेटर देन 3000, टी इज ग्रेटर देन 19, पी इज सर्टेनली मल्टीपल ऑफ 250, टी इज लेस देन 25। इसका मतलब कि हम लोग को पी निकालना पड़ेगा और टी निकालना पड़ेगा। पी का मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट जिसका बात हो रहा था यहाँ पर, और टी का मतलब टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को कोई भी हिंट नहीं दिया गया है सिवाय एक हिंट के, इंटरेस्ट अर्न इज इक्वल इन बोथ द स्कीम्स, तो हम लोग को दोनों की तरफ से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, उसमें जो भी निकलेगा, पी निकलेगा तो अच्छी बात है, टी निकलेगा तो अच्छी बात है, दोनों निकलेगा तो और अच्छी बात है ना, तो करके देखते हैं जो भी निकलेगा। सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट आप लगा रहे हैं तो आपका फ्यूचर में आपका प्रेजेंट का कितना वैल्यू होगा, प्रेजेंट में आपको पैसा लगाए हैं, जो प्रिंसिपल लगाए हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फ्यूचर वैल्यू कितना बनेगा, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन। यहाँ पर आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये हर जगह काम आता है, ये रियल लाइफ का फॉर्मूला है, ये हर जगह ही काम आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, तो जितना हमारा फ्यूचर वैल्यू बना है उसमें से अगर हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट डाल माइनस कर देंगे तब हम लोग का सिर्फ इंटरेस्ट बचेगा, ठीक है, समझे। मान लीजिए कि 100 रुपया जो है वो 120 बन गया है, तो 120 बन गया है तो ये तो फ्यूचर वैल्यू हो गया, ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया, लेकिन हम लोग को निकालना है कि इंटरेस्ट कितना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में पहले फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे और उसमें से प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को निकल जाएगा इंटरेस्ट, समझे। तो यहाँ पर जो हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाले हैं उसमें से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे, इसीलिए हम लोग लास्ट में फिर प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ₹P है, ठीक है। अब रेट जो है वो 20% है, मतलब 0.2 कह सकते हैं, और एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितना है वो 3 ईयर्स है, ठीक है, माइनस पी। पी को अगर कॉमन कर लिया जाए तो 1.2 का क्यूब माइनस 1,
ये हमारा इंटरेस्ट निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू रेट इंटू टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट करते समय प्रेजेंट वैल्यू कितना है, कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो 36 2/5% ऑफ पी, परसेंट ऑफ पी, ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। रेट कितना है, रेट है 10%। ठीक है, और टाइम, टाइम नहीं मालूम है, टाइम को टी रख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गया हमारा, दोनों इंटरेस्ट इक्वल हो गया ना, दोनों इंटरेस्ट को हम लोग इक्वल कर देते हैं। 36 2/5 को हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 182/500 इंटू पी इंटू 10/100 इंटू टी। तो देखेंगे तो पी कट गया, टी निकल जाएगा आपका यहां से। टी कितना निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो टी निकलेगा 20 ईयर्स। पी कैसे निकालेंगे, ऑप्शन नहीं है, पी नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर कुछ भी कर सकते थे तो यहीं पर कर सकते थे, और यहां से तो पी कट जा रहा है, तो ऑप्शन है ही नहीं कि हम लोग पी को निकाल सकते थे, टी ही सिर्फ निकलेगा। तो पी वाला ऑप्शन पे हम लोग कुछ ध्यान भी ना दे, सिर्फ टी वाला ऑप्शन में देखो। टी इज ग्रेटर देन 19, यस टी इज ग्रेटर देन 19। टी इज लेस देन 25, यस लेस देन 25। इसका मतलब कि 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 एंड 4, ओनली एंड 2 एंड 4। चलिए ये वाला तो समझ में आया आपको आई थिंक। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 16वां नंबर, इसको भी हम लोग होल्ड पे रखेंगे। ये सवाल भी ऐसा था कि जो कि आपको स्किप करना था। ठीक है, ये सवाल को हम लोग अभी स्किप कर लेंगे, लेकिन बाद में इसको करेंगे, मतलब सब कुछ हो जाने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ठीक है, ये दो ही सवाल था ऐसा जिसको आपको स्किप करना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहता है कि P लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन विच 25% इज वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या कहता है कि इफ P/4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन वाटर बिकम्स 40% ऑफ द टोटल मिक्सचर। तो ठीक है, एक एक करके हम लोग फिर स्टेटमेंट को देखते हैं। अभी फिलहाल जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है कि P लीटर ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, उसके अंदर मिल्क है, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर मिल्क है, उसके अंदर वाटर है। वाटर जो है वो 25% है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं ना कि अगर P जो है वो 100x है तो वाटर जो है 25x है, क्योंकि वाटर इज 25%। तो बाकी जो मिल्क कितना हो गया, 75x हो गया। चलिए इक्वेशन 1 में क्या बोल रहा है कि इफ P/4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, अगर P/4 लीटर्स ऑफ वाटर हम लोग ऐड करते हैं मिक्सचर के अंदर तो वाटर बिकम्स 40% ऑफ टोटल मिक्सचर। अगर P जो है हमारा 100x था और उसके अंदर हम लोग P/4 और ऐड कर दे रहे हैं, मतलब 100/4 25x और ऐड कर दे रहे हैं, तो P कितना हो जाएगा 125x। अब ये 125x के अंदर मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा। अब यहां पर देखिए जो 25 एक्स्ट्रा हम लोग डाले हैं ये सिर्फ पानी ही है, पानी है तो पानी ही तो बढ़ जाएगा ना, तो पानी का मात्रा और बढ़ जाएगा। तो पहले से जो 25x था उसमें और 25x हो जाएगा, और मिल्क जो था वही था हमारा 75x, तो वाटर हो गया हमारा 50x और मिल्क रह गया हम लोग का 75x। तो वही कह रहा है कि अगर हम लोग P/4 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं मिक्सचर के अंदर तो वाटर जो है 40% ऑफ टोटल मिक्सचर बन जाता है। तो वाटर क्या 40% बन गया, वाटर 50x बन गया ना, 50x क्या 125x इंटू 100, क्या ये 40% है? तो हाँ ये 40% है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट में देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में कहता है कि इफ 9P/44 लीटर्स ऑफ मिल्क is removed from the mixture and replaced with the same quantity of water, then the ratio of milk and water becomes 6:5। ठीक है, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये तो जानते ही हैं कि पी में जो वाटर है और मिल्क है ये कैसे है। मिल्क जो है हाँ, तो हम लोग जान ही रहे हैं कि जो पी है इसके अंदर मिल्क है और वाटर है, मिल्क है और वाटर है, और वाटर कितना है 24% है। ठीक है, अब सेकंड वाला को सॉल्व करने से पहले वापस से यहाँ पे लिख लेते हैं कि पी है पानी है, इसके अंदर क्या है मिल्क भी है और इसके अंदर वाटर भी है ना। वाटर जो है वो 1/4 है। ठीक है, 1/4 का मतलब कि P/4 है ना।
और जो मिल्क है वो बाकी है, तो मिल्क कितना है 3/4 है ना। तो ये तो है हमारा, यानी कि P/4 है वाटर और 3P/4 है हमारा मिल्क, इतना तो हम लोग जानते हैं। फिर कह रहा है कि 9P/44 मिल्क इज रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर, मिक्सचर से हम लोग इतना मिल्क जो है वो हटा देते हैं और उतना ही अमाउंट वाटर ऐड कर देते हैं, तो वाटर का मात्रा 9P/44 से बढ़ जाएगा और मिल्क का मात्रा 9P/44 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो अगर इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा 24P/44 और इधर निकलेगा 20P/44। तो अगर हम लोग देखेंगे तो काट कूट करके हमारा जो रेशियो है सही का वो 6/5 हो जाएगा, और यही निकालना, यही बोल भी रहा था। तो इसका मतलब कि सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया, पहला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है कि 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। तो वापस से देखना होगा कि पी के अंदर कुछ वाटर था, कुछ मिल्क था। मिल्क कितना था 3P/4 और वाटर कितना था P/4। ठीक है, कह रहा है कि 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। फिर कहता है दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, यानी कि एक बार 20% मिक्सचर निकाले और वापस से भी 20% मिक्सचर निकाले। तो पहले तो मिल्क जो है वो 20% कम हो गया होगा, तो 20% कम हो गया होगा, कितना रह गया होगा 4/5 रह गया होगा। फिर वापस से फिर से हम लोग मिक्सचर निकाले तो वापस से जो मिल्क होगा वापस से 20% कम हो गया होगा, तो मिल्क जो है वापस से 4.5 रह गया होगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करके देखें तो कितना निकलेगा, 12P/25 रह जाएगा। यानी कि दो बार जब हम लोग 20% मिक्सचर को हटाएं और पानी से रिप्लेस कर दिए तो मिल्क कितना रहा, मिल्क एक बार 4/5 रहा, फिर से 4/5 रहा, यानी कि अब जो है मिल्क जो है वो 12P/25 रहा है। तो वाटर कितना रहा होगा, पी में से माइनस कर देते हैं, तो पी में से माइनस कर देंगे 12P/25, तो करंट वाटर भी मालूम चल जाएगा वो कितना है 13P/25। तो अगर मान लीजिए कि, और क्वेश्चन में बोल रहा था कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर नाउ इज 24:25, लेकिन यहां अगर मिल्क और वाटर का रेशियो देखेंगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो रहा है 12:13। इसका मतलब कि तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये हमको सही नहीं लग रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तीसरा सही नहीं है, तो ओनली 1 एंड 2 राइट आंसर होगा। ये भी देख लिया हम लोग। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सर्कल ऑफ रेडियस आर, a circle of radius r meter is inscribed in the rectangle of length y meter। ठीक है, मतलब यहां क्या रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, वो इंस्क्राइब्ड है इन अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ y मीटर। तो मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है ये है वाई मीटर। ठीक है, वाई मीटर है इसका लेंथ। इसके बाद एक सर्कल है रेडियस आर का जो कि इंस्क्राइब्ड है इन अ रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये इंस्क्राइब्ड है जिसका रेडियस है आर। अगर आर इसका रेडियस है तो इस रेक्टेंगल का ब्रेथ निकल के आ गया, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 2r होगा। चलिए इतना तो हम लोग को इतना से ही मालूम चल गया। आगे क्या क्या है, आगे कहा है सच दैट द सर्कल टचेस बोथ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। हाँ, बोथ साइड को तो टच कर ही रहा है, इंस्क्राइब का मतलब ही होता है ऐसा। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कल एंड रेक्टेंगल इज 4620 and 8820 respectively। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज सेम फॉर बोथ सर्कल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल। और मतलब बोल रहा है कि सर्कल के अंदर भी एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर बनाते हैं।
ठीक है, रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर है ये, मान लीजिए कि स्क्वायर है। चलिए, अगर इस स्क्वायर के अंदर देखा जाए तो ये तो आर ही है और ये वाला भी आर है, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है इसका डायगोनल 2r है। ठीक है, चलो ये तो हम लोग ऐसे ही समझ लिए। क्वेश्चन को देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर जो स्क्वायर है इसका हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है कि चारों भागों का जोड़, बाउंड्री का जोड़। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है कि उसका चारों भाग का जोड़। तो अगर मान लीजिए साइज, एक साइड उसका ए होगा तो चारों साइड उसका कितना होगा? ए ए ए, चारों को जोड़ देंगे तो 4a। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। अब यहां पर हम लोग को ए नहीं मालूम है, यानी कि साइड नहीं मालूम है, तो पहले साइड ऑफ स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा? कैसे निकालेंगे? जब डायगोनल दिया रहे और साइड ऑफ स्क्वायर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? अगर आप गौर करके देखेंगे तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2a। ठीक है, √2 इंटू साइड। लेकिन हम लोग को तो साइड निकालना, हम लोग तो ए ही निकालना है। तो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा? √2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन √2। तो यहां पर साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि 2r अपॉन √2। ठीक है, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर निकल के आया आपका √2r। ठीक है, तो पेरीमीटर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर निकाले अभी √2r, तो √2r। तो 4 √2r आया आपका पेरीमीटर। आंसर देखते हैं। आंसर में लेकिन देखिए कहीं पर भी r का जिक्र है ही नहीं, y का जिक्र है। सब जगह y का जिक्र है, r का जिक्र है ही नहीं। इसका मतलब हम लोग को देखना पड़ेगा ये जो r है ये कितना y है, या फिर y कितना r होता है, इसको हम लोग जांचना पड़ेगा। ये हम लोग कैसे जांच सकते हैं? क्या करें कि हम लोग को मालूम चले? ठीक है, इसके लिए एक हिंट दिया हुआ है। देखिए, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कल एंड रेक्टेंगल इज 4620 एंड 8820 रिस्पेक्टिवली, एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज सेम फॉर बोथ सर्कल एंड रेक्टेंगल। मतलब अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकलता है? जो भी प्राइस है इंटू पेरीमीटर, तो प्राइस इंटू 2πr कितना है? 4620 है, 4620 है। ठीक है, एंड प्राइस ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगल यानी कि 2l प्लस बी। ठीक है, अब l प्लस बी में l जो है हम लोग को मालूम है कि l को y ले सकते हैं और b को हम लोग 2r ले सकते हैं। तो यहां से ही हम लोग निकालेंगे ये दोनों का रिलेशनशिप, y का और r का रिलेशनशिप। तब जाकर के हम लोग r की जगह y पुट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहां पर करते हैं p इंटू 2πr डिवाइड बाय p इंटू 2l। कितना है? l है हमारा y और b कितना है? हमारा 2r। ठीक है, हमारा 2r है b। ठीक है, और ये है 4620 अपॉन 8820। p तो हमारा ऐसे ही कट जाता है, 2 भी कट जाता है, और पाई आर और y प्लस 2r इज इक्वल टू 4620 अपॉन 8820। इसको सब सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चलेगा y इज इक्वल टू 4r। ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज आप जब सॉल्व करेंगे आपको ये निकलेगा y इज इक्वल टू 4r। तो जब y इज इक्वल टू 4r है तो यहां से आपको मालूम चल गया कि r का मतलब y बाय 4। तो यहां पर आप r का वैल्यू पुट कर देंगे, 4 √2 इंटू r में क्या होगा? y बाय 4। तो 4 यहां कट गया, तो आपका आंसर निकला √2y। अब देखिए √2y है क्या ऑप्शन में? √2y है, इसका मतलब कि ये सवाल यहां पर आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल को। ठीक है, इस सवाल में कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज आर इक्वल। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट में प्रॉफिट परसेंटेज जो है इक्वल है, यानी कि हर स्टेटमेंट में हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है और नहीं है। ठीक है, तो हम लोग तो एक चीज जो जानते हैं कि जो हमारा मार्क प्राइस रहता है वही हमारा एमआरपी रहता है, वही हमारा प्रोडक्ट में जो छपा हुआ रहता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। उसके अंदर फिर हम लोग कुछ डिस्काउंट देते हैं और फिर बेच देते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाता है। उसके बाद ये जो सेलिंग प्राइस आया
इसके बाद फिर कुछ प्रॉफिट लगाते हैं, फिर कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है। ठीक है, कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है। और अभी हम लोग क्या निकालने के लिए कहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट जितना हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल लॉजिक है। एक एक करके हम लोग सब में से अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। पहला में क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट में क्या कहता है, पहला में कहता है कि एन आर्टिकल विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2200, एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 2200 है। ठीक है, मार्क प्राइस उसका है 3162.50, 3162.50। ठीक है, विच इज ऑफर्ड एट डिस्काउंट ऑफ 20%, ये जो है 20% डिस्काउंट में दिया गया है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3162.5 का 80% होगा, क्योंकि 3162.5 जो है वो मार्क प्राइस है, उसमें से 20% डिस्काउंट हो गया तो बाकी 80% कॉस्ट प्राइस होगा, उतना में बेचा होगा। तो हमारा यहां से कॉस्ट प्राइस निकल के आता है 2530। ठीक है, और अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना होगा यहाँ पर 330 हो जाएगा, और 330 हो जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, 330 अपॉन 2200 इंटू 100, तो 15% आपका निकलेगा। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर निकल गया। ठीक है, तो एक चीज हो गया हमारा। अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में क्या कहता है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 8400। ठीक है, 8400 में वो बिका है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसका 8400 है। हुज मार्क प्राइस इज 10800, जिसका मार्क प्राइस जो है वो 10800 है, जो कि 150% है कॉस्ट प्राइस का, जो कि 150% है कॉस्ट प्राइस का। तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, अगर 10800 जो है ये 150% है तो 100% कितना होगा। ठीक है, ये निकाल जाएगा आपका, कितना निकलेगा, 10800 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 7200 निकलेगा आपका। तो प्रॉफिट कितना निकल गया, प्रॉफिट निकला आपका 8400 माइनस 7200, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा आपका 1200। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालना चाहेंगे तो 1200 अपॉन 7200 इंटू 100, तो 16.66% आपका निकलेगा। ठीक है, ये तो दूसरा स्टेटमेंट का हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट का हम लोग देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट में क्या कहता है, एक आर्टिकल जो है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1650 विच इज इक्वल टू 20%। डिस्काउंट दिया गया है 1650 का, जो कि 20% है। इससे हमारा सेलिंग प्राइस आराम से निकल सकता है। अगर 1650 20% है तो हमारा 80% का वैल्यू कितना होगा ये तो मालूम चल जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस मालूम चल गया। कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम चलेगा, प्रॉफिट दिया है और सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट भी निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हम लोग का कितना निकलता है, ऐसे सेलिंग प्राइस निकलता है 6600, और हम लोगों को मालूम है कि प्रॉफिट कितना है 1100। अगर हम लोग का 1100 प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा 5500। तो यहां से फिर से आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट तो हमारा यहाँ पर आ गया कितना 1100 दिया हुआ ही है, अपॉन 5500 इंटू 100, तो ये तो 25% आ गया आपका आंसर, नहीं सॉरी 20% आ गया आपका आंसर। तो ये आपका तीसरा वाला का भी हो गया। चौथा वाला का देखते हैं, चौथा वाला स्टेटमेंट में क्या कहता है, एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज 4200, एक आर्टिकल जिसका कॉस्ट प्राइस जो है 4200 है, कॉस्ट प्राइस जो है 4200 है, इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। ठीक है, ऑन लिस्ट प्राइस, यानी लिस्ट प्राइस जो भी है उसका 25% डिस्काउंट में बिका है। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दिया गया था 1610, यानी कि सेलिंग प्राइस निकल जाएगा कैसे, अगर 1610 25% का वैल्यू है तो बाकी 75% का वैल्यू क्या होगा, ये आपका 4830 होगा, 4830 होगा। और यहां से आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा कितना 630 अपॉन 4200 इंटू 100, 630 अपॉन 4200 इंटू 100, यहां पर आपका आ जाएगा 15%।
तो अगर आपने गौर से देखा तो प्रॉफिट परसेंटेज कहां पर इक्वल था, दो ही जगह में इक्वल रहा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, एक आपका इक्वेशन नंबर 1 में 15% और इक्वेशन नंबर 4 में 15%। तो आपका आंसर होगा 1 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली, ऑप्शन ई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका हो गया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को वापस से देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल में क्या कहता है। कंसिडर द बिलो डेटा अबाउट 5 वॉचेस एज फॉलोज, मतलब 5 घड़ी के बारे में कह रहा है। घड़ी ए, घड़ी बी, घड़ी सी, घड़ी डी, घड़ी ई। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या लॉस हुआ है वो बताया गया है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या रखा गया है और उसका मार्क प्राइस कितना रखा गया है वो भी यहाँ पर दिया गया है। फिर कहता है कि एवरेज लॉस ऑफ बी सी डी एंड ई इज 183.25, मतलब कि बी सी डी का लॉस दिया है और इस टोटल का लॉस का एवरेज दिया है, इसका एवरेज है 183.25। तो अगर टोटल का एवरेज दिया हुआ है तो यहां से आप टोटल निकाल सकते हैं, 183.25 इंटू 4, तो आपका टोटल निकल जाएगा। और टोटल में से ये 3 को माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ई निकल जाएगा। तो ये तो सबसे पहले आप कर ही लीजिए क्योंकि ये तो सिंपल चीज है, तो इसको आप कर लीजिए। तो ई का लॉस आप आराम से निकाल सकते हैं, वही मैंने यहां पर किया है। जब भी आपको शुरुआत में कोई टेबल मिले वो टेबल को आप तुरंत अपने आप छाप लीजिए। अगर कोई टेबल है और कहीं पर मिसिंग एरिया है तो आप भी वैसे टेबल बनाइए और मिसिंग एरिया को बना लीजिए। साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है तो वहां से आप जो भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो लिख लीजिए। यहाँ पर कहा था कि एवरेज लॉस ऑफ बी सी डी एंड ई 183.25 है, तो यहां से हमको ये मालूम चला कि ई का लॉस निकल जाएगा। एवरेज लॉस दिया गया है इन चारों का, तो एवरेज लॉस अगर दिया गया है 183.25 तो 4 से गुना कर देंगे तो टोटल लॉस यहाँ निकल जाएगा, चारों का टोटल लॉस जो कि निकल गया 733 टोटल लॉस है, बी का भी, सी का भी, डी का भी, ई का भी। और बी सी डी का लॉस ऑलरेडी दिया हुआ था, ई का लॉस ऑलरेडी निकल गया, कितना निकला 223। तो ये सिंपल चीज था, हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया। क्वेश्चन पढ़ने से पहले जितना कुछ कर सकते हैं कर लिया हम लोगों ने। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर हम लोग आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी देन व्हाट इज द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग वॉच ए। पहले बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए है वो 80% है कॉस्ट प्राइस ऑफ डी का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डी कैसे निकालेंगे, डी का देखते हैं, डी में क्या लिखा है। डी में कहा है कि 2200 का मार्क प्राइस है, 2200 का मार्क प्राइस है। तो 2200 का मार्क प्राइस में डिस्काउंट 11% दिए, यानी कि बेचे कितना में होंगे, बेचे होंगे बाकी 89%, बाकी 89% ही तो बेचे। तो कहीं ना कहीं ये वाला आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। सेलिंग प्राइस के अंदर अगर आप लॉस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। लॉस कितना है, डी का लॉस है 142। ठीक है, तो यहां पर आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ डी निकल के आ गया। ठीक है, उसका 80% जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए है। तो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1680 निकलेगा। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए तो मालूम चल गया है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए तो मालूम चल गया है कि 1680 है। हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग वॉच ए। तो वॉच ए जो है उसका मार्क प्राइस था 1800। ठीक है, 1800 का मार्क प्राइस है जो कि डिस्काउंट में बेचा, कितना डिस्काउंट में बेचा, 23% का, यानी कि 77% बेचा। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ ए, सेलिंग प्राइस ऑफ ए। और कॉस्ट प्राइस ऑफ ए अभी निकाले हम लोग 1680, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा। लॉस कितना निकलेगा, लॉस निकलेगा 294 का, 294 का। आई होप ये दिख रहा है आपको, 294 का आपका लॉस निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कहा कि 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ डी है, तो पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ डी निकाले। 2200 में से 11% डिस्काउंट दिया था तो बाकी 89% बेचा होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 2200 का 89%। उसमें जब हम लोग लॉस को ऐड कर दिए तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकल गया डी का। अब डी का कॉस्ट प्राइस का 80% जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकल गया हमारा 1680 का। अब 1680 कॉस्ट प्राइस है ए का, तो ए का सेलिंग प्राइस कितना है 1800 का 77%, क्योंकि 23% जो है ए में डिस्काउंट दिए तो बाकी 77% बेचे होंगे। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ ए निकला, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए भी निकला, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकल गया लॉस, कितना निकला 294 का लॉस निकला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडरिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज लॉस इनकर्ड ऑन ऑल द 5 वॉचेस। बोल रहा है कि एवरेज लॉस कितना हुआ है सबका बताइए, और ऊपर में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है उसको भी आप दिमाग में रख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं।
तो हम लोग में ऊपर में क्या इंफॉर्मेशन मिला, लॉस मिला कि 294 का लॉस हुआ है ए में। तो निकालते हैं हम लोग एवरेज, कैसे निकालेंगे एवरेज लॉस, 294 प्लस 140 प्लस 228 प्लस 142, और ई का लॉस हम लोगों ने निकाला था 223। तो इन सभी का हम लोग एवरेज निकाल देंगे, इन सबको जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 205.4। ठीक है, करते हुए लिख देते हैं 294 प्लस 140 प्लस 228 प्लस 142 प्लस 223 अपॉन 5। ठीक है, जो कि आपका आंसर बने के निकलेगा 205.4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, इफ द लॉस परसेंटेज इनकर्ड ऑन वॉच बी इज 16%, देन द मार्क प्राइस ऑफ बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ वॉच ई। यानी कि हम लोगों को मार्क प्राइस ऑफ वॉच बी निकालना पड़ेगा। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसका मदद से कि जो लॉस हुआ है वो 16% हुआ है बी के अंदर। लॉस हुआ कितना है, बी के अंदर लॉस जो है वो है 140। तो 140 जो है वो 16% का वैल्यू है। तो हम लोग को मार्क प्राइस निकालना है। तो 140 अगर 16% का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, ये चीज निकला आपका कॉस्ट प्राइस। अभी आपका कॉस्ट प्राइस निकला, किसका, वॉच बी का कॉस्ट प्राइस निकला, लेकिन हम लोग को मार्क प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग पहले सेलिंग प्राइस में बदलेंगे इसको। सेलिंग प्राइस कैसे बदल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस में हम लोग लॉस को माइनस कर देंगे। लॉस कितना हुआ है हमारा, लॉस हुआ है 140। ठीक है, तो इसके अंदर लॉस हम लोग माइनस कर देंगे, जो कि 140 है उसको माइनस कर देंगे। ये हमारा निकल गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हम लोग मार्क प्राइस में जाना है। तो सेलिंग प्राइस जो है डिस्काउंट के बाद था, और डिस्काउंट हम लोगों ने कितना दिया है, यहाँ पर डिस्काउंट दिया 15%। तो ये जो है सेलिंग प्राइस, ये 85% का वैल्यू है। तो जो भी यहाँ पर निकला ये 85% का वैल्यू है, तो 100% का कितना वैल्यू होगा। तो पहले इसको निकालते हैं। $875 माइनस 140, ये 735 आता है। तो ये 735 अगर सेलिंग प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 735 जो है ये डिस्काउंट के बाद का प्राइस है, यानी कि 15% डिस्काउंट अगर दिए होंगे तो 85% का वैल्यू होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को 100% निकालना है। तो 735 डिवाइड बाई 85 इंटू 100, तो ये 864 के करीब निकलेगा मार्क प्राइस ऑफ बी। तो हम लोग को मार्क प्राइस ऑफ बी मालूम चल गया। क्वेश्चन में कहा है कि मार्क प्राइस ऑफ बी इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ई। तो ई का मार्क प्राइस कितना है, ई का मार्क प्राइस है 1200। तो 864 जो है 1200 का कितना है वो हम लोग देखना पड़ेगा। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 70% आएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 72%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 72% जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब 23 नंबर देखते हैं, उससे पहले सबको हटा देते हैं। ठीक है, ये सबको साफ कर देते हैं। 23 में क्या कहता है, इफ द एवरेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ वॉच बी सी एंड डी इज 2400 and the ratio of mark price of watch B and C is 16:9, then find the sum of cost price of B and C। बोल रहा है कि मार्क प्राइस का जो एवरेज है बी सी और डी का वो 2400 है। तो मार्क प्राइस देखते हैं, बी सी और डी का जो मार्क प्राइस है इसका एवरेज बोल रहा है 2400 है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ वॉच बी एंड सी इज 16:9, यानी बी और सी जो है ये 16x है और ये 9x है। तो बोले 16x है, 9x है या 2200 है, और एवरेज दिया है 2400। तो आप तो आराम से मार्क प्राइस निकाल सकते हैं बी और सी का। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग, सबसे पहले यही निकाल लेते हैं। तो पहले मार्क प्राइस निकाल लेते हैं बी और सी का। ठीक है, बी का और सी का निकाल लेते हैं। तो 16x प्लस 9x प्लस 2200। ठीक है, इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज दिया गया है 2400। तो यहां से आप x निकालेंगे, x निकलेगा 200। अगर x 200 है इसका मतलब कि 16x है 3200,
और 9x है आपका 1800। तो ये तो हम लोग को मालूम चल गया मार्क प्राइस ऑफ बी और मार्क प्राइस ऑफ सी। लेकिन हम लोग को निकालने क्या बोला है, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एंड सी। तो कॉस्ट प्राइस निकालना बोला है, ये हमारा मार्क प्राइस निकल के आ गया है, मार्क प्राइस ऑफ बी और सी। तो बी और सी का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 3200 अगर मार्क प्राइस है तो इसमें पहले तो हम लोग डिस्काउंट हटा देंगे। तो बी में कितना डिस्काउंट हम लोग को मिला है, बी में डिस्काउंट मिला है 15% का, तो बाकी का 85% बेचा होगा। ये इनडायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकला है ना। और सेलिंग प्राइस में हम लोग लॉस को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो लॉस को ऐड कर दीजिए, लॉस हुआ है 140 का। इसमें कितना हुआ है, इसमें 1800 में डिस्काउंट कितना दिए हैं, सी को डिस्काउंट कितना मिला, सी में डिस्काउंट दिए हैं 22। तो इसका मतलब कि 78% जो है बाकी बिका होगा। इसमें जो है इसका लॉस ऐड कर देते हैं, लॉस कितना है, सी का लॉस है 228। 228 ये दोनों को निकालेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को ऐड करना है। तो कितना निकला है देख लेते हैं, ये निकलेगा 2860 और ये निकलेगा 1632। 1632 ठीक है। इसका टोटल अगर करेंगे तो टोटल निकलेगा हमारा 4492। 4492 आंसर आपका जो 4492। कैलकुलेशन है ज़्यादा, लेकिन कैलकुलेशन के अलावा और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इजी है। लेकिन ये है आपका टाइम वहां पर खाएगा, पैनिक क्रिएट करेगा, लेंदी क्वेश्चन है ना। इस सवाल में कहता है इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस फॉर वॉच बी इज 6:7, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो 6:7 है। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना वॉच बी का। तो मार्क प्राइस मान लीजिए कि 7x है, तो कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 6x और मार्क प्राइस को मान लेते हैं 7x। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, जो मार्क प्राइस है उसका डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बन जाता है ये, और सेलिंग प्राइस बन जाता है उसमें से फिर हम लोग लॉस को ऐड कर देते हैं, ये तो करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस तो हम लोग को मालूम है 6x और मार्क प्राइस मालूम है 7x। डिस्काउंट मालूम है हम लोग को क्या, 24 डिस्काउंट बी का, डिस्काउंट 15% का है। ठीक है, 15% का डिस्काउंट है यानी कि 85% बिक रहा है ना। तो 7x ये 85% है। ठीक है, 85% है प्लस लॉस। लॉस कितना है ये तो हम लोग को मालूम है, बी का लॉस कितना है, बी का लॉस है 140। 140 इसको ही सॉल्व करना है हमको और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको x मिलेगा। x अगर 2800 निकला तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए 6x, यानी कि 6 इंटू 2800, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया। और कॉस्ट प्राइस में अगर आप ऐड कर देंगे लॉस को तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, और लॉस है हमारा 140। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल के आ गया 16,660। 16,660 ऑप्शन बी। थोड़ा सा लेंदी ये क्वेश्चन था लेकिन ठीक है यार, करने लायक तो था ही। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग 25 से लेकर 28 तक। ये भी आसान ही है थोड़ा सा। क्या कहा है, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस। ठीक है, रीड कर लेते हैं। ए गेम इज बीइंग प्लेड कंसिस्टिंग ऑफ 3 राउंड्स। ठीक है, ओनली 4 बॉल्स आर बीइंग प्लेड इन ईच राउंड, यानी कि 3 राउंड है जहां पर 4 बॉल खेल रहे हैं। ठीक है, इन राउंड वन on each ball either 2 or 4 points are being scored. In round 2 on each ball either 6 or 3 points are being scored. In round 3 on each ball either 1 or 5 points are being scored. ठीक है, और सब जगह पॉइंट्स का बात कर रहा है। इसका मतलब यही समझ में आ गया कि एक टेबल बना लेते हैं। 4 बॉल है और 3 राउंड है। ठीक, तो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 और 4 बॉल है। तो बॉल कौन सा है, 1 2 3 बॉल है क्या, हाँ। तो बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 4, ये 3 राउंड में चल रहा है। तो राउंड भी यहां पर लिख लेते हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3। ये हो गया आपका राउंड 1, ये राउंड 2 और ये राउंड 3 कर देते हैं, और एक टोटल भी कर देते हैं दोनों तरफ से, अच्छे से बना देते हैं, एक टोटल कर देते हैं।
क्योंकि टोटल का भी काफी काम आता है, इधर भी टोटल कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। क्या बोलता है, इन राउंड वन ऑन ईच बॉल either 2 points or 4 points are being scored। बोल रहा है इन राउंड वन ऑन ईच बॉल either 2 or 4 points being scored। मतलब राउंड वन में या तो 2 नंबर मिलेगा या तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक। इन राउंड टू ऑन ईच बॉल इधर 6 और 3 points आर बीइंग स्कोर्ड। राउंड टू में या तो 3 पॉइंट्स मिलेगा या तो 6 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। इन राउंड थ्री ऑन ईच बॉल इधर 1 और 5 points आर बीइंग स्कोर्ड, यानी कि या तो 1 मिलेगा या तो 5 मिलेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। क्या क्या बोला है वापस से रीड करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट स्कोर्ड ऑन फर्स्ट बॉल इन राउंड 1 and 2 इज 4। बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट स्कोर्ड इन फर्स्ट बॉल इन राउंड 1 and 2 इज 4। ये दोनों का डिफरेंस 4 है। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 4 है, तो कैसे 4 होगा? अगर 6 और 2 रहेगा तभी हो सकता है 4 का डिफरेंस। तो यहां पर अगर 2 रखते हैं और यहाँ पर 6 रखते हैं तब डिफरेंस 4 होता है, और कोई ऑप्शन नहीं है ये करने का। 3 और 2 रखेंगे तो 1 का डिफरेंस आएगा, 4 और 3 करेंगे तो 1 का डिफरेंस आएगा, 6 और 4 का डिफरेंस करेंगे 2 डिफरेंस आएगा। समझे? तो यहाँ पर 6 ही रहेगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा। ठीक है, पहले से तो हम लोग को यही मालूम चला पहला पॉइंट से। दूसरा पॉइंट में कहता है एवरेज पॉइंट्स स्कोर्ड ऑन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बॉल इन राउंड 1 इज 3 1/3। मतलब कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन राउंड 1, मतलब ये और ये, इन तीनों का एवरेज है 3 1/3। चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला में कुछ डाल सकते हैं क्या। पॉइंट स्कोर्ड ऑन सेकंड बॉल, पॉइंट स्कोर्ड ऑन सेकंड बॉल इन राउंड 2, पॉइंट स्कोर्ड ऑन सेकंड बॉल ऑन राउंड 2, इसका बात कर रहा है, इज लेस देन द पॉइंट स्कोर्ड ऑन सेकंड बॉल इन राउंड 1 and 3 इंडिविजुअली। बोल रहा है कि 1 और 3 में जितना भी पॉइंट स्कोर है उससे कम ही स्कोर होगा 2 में। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी 6 होगा, क्योंकि 2 ही तो आ सकता है, 6 आ सकता है नहीं तो 3 आ सकता है। और बोल रहा है कि ये 3 होगा, मतलब कि छोटा होगा 1 से और 2 से। 1 और 2 में 6 आएगा तभी यहाँ पर 3 आएगा। तो ये भी हम लोग को यहाँ क्लियर हो गया। फिर इसके बाद कहता है कि पॉइंट स्कोर्ड ऑन थर्ड बॉल इन राउंड 2 and 3 टुगेदर इज 11। बोल रहा है कि पॉइंट स्कोर्ड ऑन थर्ड बॉल, पॉइंट स्कोर्ड ऑन थर्ड बॉल इन राउंड 2 and राउंड 3, ये दोनों का मिला करके 11 होगा। ये अगर 6 है तो ये 5 होगा। चलिए 5 होगा। उसके बाद बोलता है पॉइंट स्कोर्ड ऑन फर्स्ट बॉल एंड फोर्थ बॉल इन राउंड 3। फर्स्ट बॉल और फोर्थ बॉल इन राउंड 3, राउंड 3 में फर्स्ट बॉल और फोर्थ बॉल जो है ये छोटा रहेगा देन सेकंड और थर्ड बॉल, सेकंड और थर्ड बॉल से छोटा रहेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर तो 5 और 1 ही रह सकता है, 5 से छोटा तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, तो यहाँ पर 5 ही होगा, क्योंकि 5 से छोटा ही बोला है तो यहाँ पर 5 ही होगा। इसके बाद कहता है कि रन स्कोर्ड ऑन फोर्थ बॉल ऑन राउंड 1 2 and 3 टुगेदर इज 8। बोल रहा है कि फोर्थ बॉल जो है उसमें राउंड 1 2 और 3 तीनों मिलाकर के 8 होना चाहिए। तो तीनों मिलाकर 8 कैसे हो सकता है? अगर एक यहाँ पर आ गया तो ये दोनों को मिलाकर के 7 ही आना पड़ेगा, इसको और इसको मिलाकर के 7 ही कर सकते हैं। तो 7 कैसे आएगा? 4 और 3 कर सकते हैं, और तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद वो बोलता है कि रन स्कोर्ड ऑन ऑल बॉल्स ऑन राउंड 3 टुगेदर इज नॉट मोर देन 12। बोला कि राउंड 3 में सारा बॉल्स में जितना भी रन हुआ है ये 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना है ये? 12 ही है, 12 से ज्यादा तो है भी नहीं। चलिए ये तो मालूम चल गया। अब इसका नहीं मालूम चला है, इसमें कह रहा है कि एवरेज पॉइंट स्कोर्ड ऑन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बॉल ऑफ राउंड 1, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो एवरेज है वो 3 1/3 है। तो यानी कि टोटल कितना होगा, तीनों का टोटल कितना होगा? जब 3 1/3 में हम लोग 3 जोड़ देंगे, 3 इंटू कर देंगे तब टोटल निकलेगा, टोटल ऑफ 1 2 and 3 ऑफ राउंड 1। ठीक है, तो 3, तो ये कितना हो गया, 3 3 9 10, 10/3 इंटू 3, तो ये तो 3 कट जाएगा। इसका मतलब कि तीनों मिलाकर के 10 होना चाहिए, ये 2 है तो इसका मतलब ये 4 और 4 ही होगा। ठीक है, तो हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर 12 तो 14 हो गया, यहाँ पर 6 3 9 6 3 9 18 हो गया। ठीक है, इधर भी टोटल कर लेते हैं। 6 5 11, 4 15, 5 3 8 4 12, 6 3 9,
ठीक है, ये हमारा पूरा टेबल बन गया। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में बॉल नंबर 1, 2, 3, 4 कितना स्कोर किया है सब कुछ हम लोग को मालूम चल गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। देखें, क्वेश्चन में जाने से पहले जितना भी डेटा है उसको ही हम लोग एनालाइज करते हैं, वहां से अगर इन्फॉर्मेशन निकल गया तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड ऑन बॉल 1 इन राउंड 2 एंड रन स्कोर्ड ऑन बॉल 4 इन राउंड 3। तो डिफरेंस बताओ, व्हाट डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड ऑन बॉल 1 इन राउंड 2। राउंड 2 में बॉल 1, राउंड 2 में बॉल 1 6, उसके बाद रन स्कोर्ड ऑन बॉल 4 इन राउंड 3, तो राउंड 3 में बॉल 4 1, तो 6 और 1 का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है तो 5 होगा। चलिए, इतना आसान हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड ऑन ऑल बॉल्स इन राउंड 2। राउंड 2 में जितना भी बॉल से रन स्कोर किया उसका एवरेज कितना है। तो टोटल अगर 18 है तो 18/4 कर देंगे, तो 18/4 का मतलब कि 2 बार उसको हाफ कर देते हैं। 18 का हाफ कर देंगे तो 9, 9 का हाफ कर देंगे तो 4.5, तो 4.5 हो गया आंसर इजीली। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, ऑन विच बॉल वर द हाईएस्ट रन स्कोर्ड टॉकिंग ऑल द राउंड टुगेदर। सारा राउंड को अगर देखा जाए तो कौन सा राउंड में सबसे ज्यादा रन बनाया गया है। तो ये राउंड 2 में बनाया गया है, क्योंकि ये 18 नंबर यहाँ बनाया गया ना, 18 रन से बनाया गया है, तो राउंड 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, सारा स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। द मैक्सिमम रन वर स्कोर्ड इन बॉल 3 ऑफ राउंड 3, तो राउंड 3 और बॉल 3, ये हो गया राउंड 3 और बॉल 3 यानी कि 5। तो क्या मैक्सिमम रन 5 स्कोर किया गया है, नहीं 6 भी तो स्कोर किया गया, तो ये तो गलत हो गया, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट में कहता है द रन स्कोर्ड ऑन बॉल 4 इन राउंड 2, रन स्कोर्ड ऑन बॉल 4 राउंड 2 कितना किया 3, तो इट इज मोर देन द रन स्कोर्ड ऑन द सेम बॉल इन राउंड 2, यानी कि बॉल 4 जो है राउंड 1 में कितना स्कोर किया, बॉल 1 जो है राउंड 1 में 6 स्कोर किया है, तो क्या 3 जो है ज्यादा होता है 6 से, नहीं ये भी गलत है। तो ये जो कह रहा था ये स्टेटमेंट भी इसका रॉन्ग हो गया। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। टोटल रन स्कोर्ड इन राउंड 3 इज 8, राउंड 3 में टोटल रन कितना स्कोर किया गया है, 12 स्कोर किया है, यहाँ पर 8 बोल रहा है, ये भी गलत है। एवरेज रन स्कोर्ड ऑन बॉल 3, एवरेज रन ऑन बॉल 3 कितना है, 15/3 कर देंगे तो 5 आता है, तो एवरेज रन स्कोर्ड ऑन बॉल 3 इज 5, ये सही है। तो आपका जो है स्टेटमेंट डी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर ये चारों सवाल भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आई होप ये समझ पाए आप। तो सबसे पहले जो हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन था वहां से जितना डेटा निकाल सकते हैं निकाल लिए, पूरा दिमाग लगा कर डेटा निकाल लिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखें हम लोग। ठीक है, इसके बाद अब 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, खत्म ही कर लेते हैं कि नहीं। तो ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल आफ्टर 6 ईयर्स एंड एज ऑफ टीना बिफोर 2 ईयर्स। मतलब आपको रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, राहुल का एज आफ्टर 6 ईयर्स और टीना का एज बिफोर 2 ईयर्स। ठीक है, ये आपको निकालना है। ये निकालने के लिए आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट से ये चीज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कौन सा स्टेटमेंट का मदद से 2 स्टेटमेंट को मिला सकते हैं, 3 स्टेटमेंट को मिला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बताना है कि कितना स्टेटमेंट जो है सफिशियंट है टू सॉल्व दिस रेशियो, टू फाइंड दिस रेशियो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में क्या कहता है, 2 में क्या कहता है, 3 में क्या कहता है, ये हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड टीना इज 88 ईयर्स। बोल रहा है कि राहुल और टीना का जो एज का अभी प्रेजेंट एज है उसका एडिशन करेंगे तो 88 ईयर्स निकलेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 में कहना था। स्टेटमेंट 2 में क्या कहा है, स्टेटमेंट 2 में कहा है कि टीना इज 26 ईयर्स एंड 16 ईयर्स यंगर देन राहुल एंड अंजलि रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो टीना है ये राहुल से 26 ईयर्स छोटी है, और ये जो टीना है ये अंजलि से 16 ईयर्स छोटी है। तो यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि टीना टीना है ना इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो r माइनस 26 इज इक्वल टू ए माइनस 16। यहां से हम लोग को r और a के बारे में मालूम चलेगा कि r माइनस ए इज इक्वल टू 10। ये चीज हम लोग को मालूम चला इक्वेशन स्टेटमेंट 2 से। स्टेटमेंट 3 में क्या बताया गया है, स्टेटमेंट 3 में क्या बताया गया है, इसमें कहता है कि रेशियो ऑफ परसेंट एजेस ऑफ राहुल एंड अंजलि, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस राहुल और अंजलि का कितना है 7:6। ठीक है, तो अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यूज करके हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं।
राहुल का एज 6+ के बाद, 6 ईयर्स के बाद, और टीना का एज 2 साल पहले। तो सिर्फ वन को लेंगे, सिर्फ वन को लेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये तो परसेंटेजेस के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते हैं। 1 और 2 को लेंगे तो क्या निकाल सकते हैं? 1 और 2 में, 1 में भी परसेंटेजेस के बारे में बात किया गया है और 2 में भी परसेंटेजेस का बात किया गया है। ठीक है, और यहां पर हम लोग को आर जो है, यहां पर हमारा जो देखिए, यहां जो है हमारा आर और टी को लेकर के एक इक्वेशन बना है, यहां पर भी हमारा आर और टी को एक इक्वेशन बना है। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी भी निकलेगा और आर भी निकलेगा, यानी कि आर का परसेंटेज भी निकलेगा, टी का परसेंटेज भी निकलेगा। तो हम तो आराम से रेशियो निकाल लेंगे। तो 1 और 2 को हम लोग कंबाइन करके निकाल सकते हैं, 1 और 2 को कंबाइन करके तो निकाल सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा को लेकर के। तीसरा में कहा है कि अभी जो आर का और ए का रेशियो है वो 7:6 है। क्या हम लोग थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं निकालने के लिए? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को आर भी निकालना है, टी भी निकालना है। तो 1 और 3 से तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कि ये तो होगा नहीं। 2 और 3 से हो सकता है क्या? 2 और 3 से हो सकता है क्या? देखना पड़ेगा, 2 और 3 से हो सकता है क्या? देखिए 2 और 3 से भी हो सकता है, क्योंकि आर और ए का यहाँ पर दिया गया है रेशियो, और यहाँ पर आर और ए का डिफरेंस दिया गया है। तो आप आराम से आर भी निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं। अगर आर और ए निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टी भी निकल जाएगा। तो आर भी निकला, ए भी निकला, टी भी निकला। तो यहाँ से भी आपको आर का, यानी राहुल का 6 साल बाद कितना एज होगा ये मालूम चल जाएगा, टीना का 2 साल पहले कितना एज होगा ये भी मालूम चल जाएगा। तो आपका 2 और 3 से भी पॉसिबल है। तो 1 और 2 आपका आंसर होना चाहिए। बोथ 1 और 2 से आप इसको निकाला जा सकता है। आई होप ये चीज समझे आप। अब लास्ट सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा मिटा देते हैं और लास्ट सवाल को वापस से सॉल्व करते हैं। इतना दूर तक अगर आपने पेशेंस रखा है तो आपका काबिल तारीफ है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, वॉशरूम से आता हूँ। अब हम लोग देखते हैं आखिरी सवाल। अब आखिरी सवाल हम लोग देख लेते हैं। ए कार विद स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2d किलोमीटर इन 8 आवर्स। तो इसको जो भी यहाँ पर गिवन है ना, उसको पहले लिख लेते हैं। तो कार के बारे में बात हो रहा है, तो कार का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 2d किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 2d। टाइम कितना लग रहा है इसको? 8 घंटा। तो 8 लिख देते हैं, ये कार का बात हो रहा है। फिर कहता है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। फिर बोट के बारे में बात कर रहा है कि बोट का जो स्पीड है, बोट का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और करंट का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। यानी कि अप स्ट्रीम का वैल्यू क्या हो गया? x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम का वैल्यू क्या हो गया? x प्लस वाई। ठीक है, ये तो हम लोग मालूम चल गया। फिर कहता है द बोट कैन ट्रैवल d किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट इन 8 1/3 आवर्स। यहाँ पर वो एक इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखते हैं। बोल रहा है कि एक बोट जो है ये अपस्ट्रीम डी किलोमीटर जाता है और फिर रिटर्न भी आ जाता है। ठीक है, यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों कर लेता है। कितना घंटा में? 8 1/3 आवर्स में। यानी कि टाइमिंग का क्या मतलब है? टाइमिंग का मतलब होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये तो हम लोग जानते हैं। तो पहले ये अपस्ट्रीम जा रहा है डी किलोमीटर, तो डी किलोमीटर जा रहे हैं अपस्ट्रीम में, तो यानी डी बाय एक्स माइनस वाई को टाइम लगेगा। प्लस फिर वो आ भी रहा है, तो आ रहा है तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डी किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो एक्स प्लस वाई। इतना समय लग रहा है। इतना समय कितना दिया गया है? 8 1/3 आवर्स। इसको कह सकते हैं 25/3 आवर्स। ठीक है, इतना कह सकते हैं। ये हमारा एक इक्वेशन दिया गया है। इसके बाद फिर कहता है टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 2 आवर्स मोर देन टू कवर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 72/x प्लस वाई, जो कि 2 घंटा ज्यादा है 24 किलोमीटर ट्रेवल करने से अपस्ट्रीम से। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 108 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। हम लोग को निकालना है 108 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना समय लग रहा है। तो 108 किलोमीटर अपॉन स्पीड ऑफ करंट,
सॉरी स्पीड ऑफ बोट यानी कि 108/x, ये हम लोग को निकालना है। तो यहां पर हम लोग को x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये फाइंड कर सकते हैं, टाइम कितना लग रहा है ये फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ x का लेकर के है और y को लेकर के बात कहा गया है। तो हम लोग को ये जो x का वैल्यू निकलेगा या फिर y का वैल्यू निकलेगा, इस y का वैल्यू और x का वैल्यू को हर जगह पुट करके देखना पड़ेगा कि जो हम लोग आंसर निकाल रहे हैं वही आंसर इसमें पुट करने से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो वही ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर आपको जो आंसर दिया गया है वो x के टर्म्स में है और y के टर्म्स में है, लेकिन हम लोग का आंसर जो है वो एकदम न्यूमेरिकल में निकलेगा, नंबर्स में निकलेगा। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो नंबर निकालते समय हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला है और y का वैल्यू निकाला है, वो यहाँ पर पुट करने से हम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहले x निकालते हैं। तो x और y कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर एक इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी इक्वेशन बन रहा है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो डिस्टेंस दिया गया ना 2d किलोमीटर, तो इसको डिस्टेंस को हम लोग पहले x में लेकर के आते हैं। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि ना। तो हम लोग को मालूम है कि डिस्टेंस कितना है 2d, स्पीड कितना है x और टाइम कितना है 8। तो यहाँ से d निकल के आता है 4x। ठीक, तो d भी हम लोगों ने 4x के फॉर्मेट में लेकर के आ गए, क्योंकि हम लोग x निकालेंगे y निकालेंगे तो सब कुछ हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, पहला इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम लोग पहला इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में d का वैल्यू हम लोग को मालूम है कि 4x होगा, तो 4x बाय x माइनस वाई प्लस 4x बाय x प्लस वाई, ये है 25/3। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy, तो 4xy कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 8x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको निकलेगा x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 5 ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि समय जाएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसके बाद फिर ये तो हम एक इक्वेशन से निकाले x का वैल्यू और y का वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे, जो x का वैल्यू है वहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो 72/6y इज इक्वल टू 2 प्लस 24/4y। यहां से आप y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू निकलेगा आपका 3। अगर y का वैल्यू 3 निकल गया तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 15। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, यही तो हम लोग को निकालना था। हम लोग को अब यहाँ पर निकालने बोला था टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 108 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो 108 किलोमीटर इन स्टिल वाटर यानी 108/15, यही हम लोग को निकालना है। तो 108/15 हमारा निकला आंसर। अब यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो x हम लोग निकाले हैं, x कितना निकाले हैं, x हम लोग निकाले हैं यहाँ पर 15 और y हम लोग निकाले हैं 3। तो x और y का वैल्यू तीनों में पुट करना पड़ेगा। कौन सा पुट करने से 108/15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसमें आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा, जिसमें नहीं आ रहा होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें अगर आप पुट करेंगे तो 108/15 सिर्फ दो ही केस में आएगा, 1 में आएगा और 2 में का आएगा, 3 में नहीं आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2। आई होप ये वाला भी आप समझ पाए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने दो सवाल को होल्ड पे रखा था, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको हम लोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 ये डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एरर था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वो एरर मुझे नहीं मालूम चला था कि क्वेश्चन के अंदर एरर क्या है, और ये एरर क्या शुरुआत से दिया गया था या फिर मेरा कोई टीम मेंबर गलती किया है। तो बाद में मालूम चला कि ये टीम मेंबर का गलती है। यहाँ पर a स्क्वायर a क्यूब a⁴ होना चाहिए और ये लोग लिख दिया है a2 a3 a4। ठीक है, इसीलिए चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 16 को कर लेते हैं अभी, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी करेंगे। 16 आसान है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या कहता है, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो तीनों स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों स्टेटमेंट को हम लोगों को पढ़ना है और जो भी आंसर क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है x इज अ 2 डिजिट नंबर इन विच द 10th डिजिट इज b एंड यूनिट डिजिट इज a। ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज लेस देन b। मतलब कह रहा है कि नंबर क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, x इज द 2 डिजिट नंबर, x क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है जिसका 10th डिजिट जो है वो b है और यूनिट डिजिट उसका a है। ठीक है, इसके अंदर जो b है इज ग्रेटर देन a। ठीक है,
और ए जो है इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट ने कहा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड ए टू द पावर 4 आर सेम वेयर ए इज यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए टू द पावर 4 का जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो सेम रहेगा। और क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, तो इसको देख करके आपको समझना पड़ेगा कि ए का वैल्यू क्या निकलेगा। ए का वैल्यू 1 से ऊपर होना चाहिए और 10 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको ये कंडीशन को देख करके समझना पड़ेगा कि ए क्या निकलेगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से, क्यूब करने से, 4 करने से उसका भी वैल्यू यूनिट डिजिट में वही रहता है। तो अगर हम लोग 2 लेते हैं यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये तो नहीं होगा। तो 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब होता है 27, ये भी नहीं हो सकता है। 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का क्यूब होता है हमारा 64, ये भी नहीं हो सकता है। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 5 का क्यूब होता है हमारा 125। ठीक है, इसका मतलब कि ये वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर ए का वैल्यू 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है ना। देखिए 6 भी आ सकता है, 5 तो आ ही सकता है, 6 भी आ सकता है। कैसे? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है। इसके बाद फिर 6 का जो क्यूब होगा 216 होता है। तो देख रहे हैं 6 भी यहाँ पर आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 आ सकता है कि नहीं? 7 नहीं आ सकता है, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 343, तो नहीं, ये तो नहीं आ सकता। 8 आ सकता है क्या? 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ए का वैल्यू या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं जो बी है वो ए से बड़ा ही होगा। तो क्या होगा, क्या क्या नंबर हो सकता है? तो यहाँ पर बी ए हो सकता है आपका, अगर ए का वैल्यू 5 और 6 है और बी जो है वो बड़ा है, तो ऐसा हो सकता है कि 65 हो या फिर 75 हो या 85 हो या फिर 95 भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? अगर 6 रह गया ए का वैल्यू, तो क्या क्या बी ए का वैल्यू हो सकता है? 76 है ना, 86, 96। चलिए, ये तो हमारा स्टेटमेंट 2 का बात हो गया। स्टेटमेंट 3 में भी कुछ कह रहा है, वो तो भी पढ़ लेते हैं। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज अ मल्टीपल ऑफ 7। कह रहा है कि ए और बी जो है इसका मल्टीप्लीकेशन भी ना 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखते हैं किसमें किसमें 7 का मल्टीपल हो रहा है। 6 5 30, मतलब ये तो नहीं होगा। 7 5 जा 35, तो यहाँ 75 हो सकता है एक नंबर। 8 5 जा 40, ये भी नहीं होगा। 9 5 जा 45, ये भी नहीं होगा। 7 6 जा 42, हाँ ये हो सकता है। 8 6 जा 48, नहीं ये तो नहीं होगा। 9 6 जा 54, ये भी नहीं आएगा। तो या तो नंबर हमारा 75 आएगा या तो नंबर हमारा 76 आएगा। तो x का वैल्यू जो हम लोग इतना दिन से सोच रहे थे, इतना देर से सोच रहे थे, या तो वो 75 आ सकता है या तो वो 76 आ सकता है। चलिए ठीक है, ये तो हम लोग मालूम चल गया कि x का वैल्यू या तो 75 है या तो 76 है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में बोलता है इफ y इज द नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ x देन y इज क्लोजेस्ट टू। बोल रहा है कि y क्या है? y इज द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ x। x का डिजिट को अगर इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि ba को अगर ab कर देते हैं, तो वो हमारा y बन जाता है। यानी कि y क्या हो सकता है? y हो सकता है या तो 57 या तो हो सकता है 67। अब इसके क्लोज कौन सा नंबर है वो आपको बताना है। y इज क्लोजेस्ट टू, y किससे क्लोजेस्ट है? तो पहले तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर CND होता तो आंसर CND होता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को पहले से क्लियर नहीं है कि y क्या होगा, 57 होगा या 67 होगा। ठीक है, अगर CND होता तो CND डालते, लेकिन CND यहाँ पर है नहीं। तो देखते हैं 57 का क्लोज क्या है? 58 है। 67 का क्लोज 68 है? नहीं, 69 है, तो ये तो थोड़ा दूर हो गया। अगर कोई नजदीक है तो 58 ही नजदीक है। तो ये वाला सवाल इस तरह से बनेगा। आई होप आप समझ में आया आपको। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल स्किप करने का था, इसको आपको करना ही नहीं था। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आपका समय भी बर्बाद हो जाए और आप फेल करें, इसीलिए ये सवाल दिया जाता है। ठीक है, डुएबल कह सकते हैं इसको, लेकिन पूरा एकदम श्योर शॉट इसका आंसर नहीं निकलता है, समझे? तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको इग्नोर करने वाला ये क्वेश्चन। 13 नंबर ही साला घटिया है। चलिए, कंसिडर द बिलो गिवन टू इक्वेशन। दो इक्वेशन को कंसिडर करने के लिए कह रहा है। यू आर गिवन टू क्वांटिटीज बिलो द इक्वेशंस, नेमली क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बोथ द क्वांटिटीज एंड देन कंपेयर देम। ठीक है, कर लेंगे। इक्वेशन y है और इक्वेशन z है। ठीक है, इक्वेशन y क्या कहता है? ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1, और इक्वेशन z क्या है? d बाई ई प्लस
c बाय एफ माइनस वन। ठीक है, इक्वेशन 1 में कहता है वेयर 4 इज लेस देन a इज लेस देन b इज लेस देन 8, वेयर a एंड b आर डिस्टिंक्ट होल नंबर। मतलब a और b का वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है कि क्या क्या हो सकता है, a और b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। a जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 8 से छोटा होना चाहिए और b से भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि b हो सकता है 7 हो जाए। अगर b 7 होगा तो a जो है वो 6 भी हो सकता है और a जो है वो 5 भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि b जो है वो 6 हो जाए तो a जो है वो 5 हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये 3 केस हो सकता है a और b का। चलिए, ठीक है, ये चीज समझ गए। दूसरा इक्वेशन में क्या कह रहा है? दूसरा इक्वेशन में बोला है 1 इज लेस देन ECF एंड ECF इज लेस देन D एंड D इज लेस देन 7। मतलब बोल रहा है कि 1 इज लेस देन ECF और ये है लेस देन D और ये है लेस देन 7। इसका मतलब कि ECFD का क्या वैल्यू हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, इस रेंज में वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो हमारा 4 टर्म्स है ECFD। 4 टर्म्स के लिए हम लोग के लिए पॉसिबिलिटी 5 है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6। चलो ठीक है, इसमें से कुछ होगा। ये हम लोग क्या किए हैं? ये हम लोग कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन था वही तो पुट कर दिए हैं। क्वेश्चन को ही हम लोग सीधा छापे हैं। क्वांटिटी 1 में कहता है कि वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रूट ऑफ y निकालो, और क्वांटिटी 2 में कहता है वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग डी सी ई एंड एफ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग डी सी ई एंड एफ। ठीक है, पहले क्वांटिटी नंबर 1 देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट रूट ऑफ y। तो y का स्मॉलेस्ट रूट निकालना है, यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है y का इक्वेशन, इसका स्मॉलेस्ट रूट निकालना है। रूट कैसे निकालते हैं? रूट निकालने का सिंपल ये क्या रहता है, उसका तो फॉर्मूला है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा। ठीक है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, तो एक बार हम लोग यहाँ पर प्लस लिखते हैं, एक बार माइनस लिख देते हैं। ठीक है, ये प्लस वाला हो गया, एक बार माइनस कर देते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये 2 रूट निकलता है। सवाल में हम लोग को बोला है कि स्मॉलेस्ट रूट निकालो, तो देखो एनीवेज क्या होगा ना कि ये वाला इक्वेशन छोटा ही रहेगा, यही वाला इक्वेशन में यही वाला रूट निकलेगा, छोटा निकलेगा। ये वाला रूट कैसे छोटा निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस बी और माइनस है, माइनस बी माइनस, इसका मतलब कि ये वाला छोटा निकल सकता है। एनीवेज यही वाला इक्वेशन जो है वो छोटा निकलेगा। तो ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे, सी का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और स्मॉलेस्ट रूट निकाल लेंगे, दैट्स इट। तो निकाल लेते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे? ए का वैल्यू तो नहीं मालूम है, बी का वैल्यू तो मालूम नहीं है। तो फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ करें, कुछ तिगड़म लगाएं। एक तिगड़म क्या हो सकता है कि आपको ना सब चीज को यूज करना पड़ेगा, सारा पॉसिबिलिटी को यहाँ पर लगा लगा के चेक करना पड़ेगा, कायदे से आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पर आपका टाइम तो है नहीं आपके पास। तो आप ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि चलो सब तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से एक एक करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई तिगड़म लगाते हैं। कुछ ऐसा वैल्यू हम लोग रखते हैं बी का और ए का, जिसकी वजह से ये जो स्मॉलेस्ट रूट स्मॉलेस्ट निकले, बहुत छोटा निकले। तो बहुत छोटा निकालने के लिए कोई रूट को हम लोगों को जो बी स्क्वायर है यहाँ पर, इसको छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, और ए को हम लोग को बड़ा लेना पड़ेगा। बी को छोटा लेना पड़ेगा, सबसे छोटा। ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, तो बी को छोटा ले लेते हैं और ए को बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, या फिर सी को बड़ा लेते हैं, सी तो ऑलरेडी दिया हुआ 1, तो सी को बड़ा नहीं ले सकते हैं, ए को बड़ा ले सकते हैं। तो ए को सबसे बड़ा ले लो और बी को सबसे छोटा ले लो। तो कौन सा होगा? ये वाला सिनेरियो होगा, जहां पर ए जो है सबसे छोटा है और बी जो है बहुत बड़ा है। ठीक, तो अगर इस सिनेरियो को लेते हैं तो ए का वैल्यू हो गया 5 और बी का वैल्यू हो गया 7। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा इक्वेशन वाई था वो क्या बन गया? ये जो इक्वेशन वाई था क्या बन गया? 5x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, नहीं सॉरी 7x प्लस 1। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। चलिए, ये हो गया, ये हमारा है इक्वेशन बना, न्यू इक्वेशन। जब हम लोग ए भी फाइंड कर लिए, बी भी फाइंड कर लिए, इसके अंदर ए है 5, इसके अंदर बी है
-7 और इसके अंदर c है 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग को ये तो मालूम चल गया, तो स्मॉलेस्ट रूट निकाल लेते हैं। पुट करते हैं -b माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग पुट करते हैं और स्मॉलेस्ट रूट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 फिर माइनस फिर 49 माइनस 20 अपॉन 2a मतलब कि 10। चलिए, तो 7 माइनस √29 अपॉन 10। √29 जो है ना, ये थोड़ा सा फेमस नंबर है। √29, √11, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन फिर भी फेमस नंबर है। इसका आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो इसका एक ट्रिक भी होता है इस तरह का रूट को निकालने का। वो ट्रिक को मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप ये दिमाग लगा लीजिए कि √29 का वैल्यू होता है 5.38। ठीक है, तो 7 माइनस 5.38 अपॉन 10 सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकलेगा 0.16। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, स्मॉलेस्ट रूट निकला। किसका, y का इक्वेशन का स्मॉलेस्ट रूट, जो कि हमारा क्वांटिटी 1 में निकालने के लिए कहा था। तो क्वांटिटी 1 हमारा यहां पर निकल गया, कितना, 0.16। अब क्वांटिटी 2 निकालना पड़ेगा। क्वांटिटी 2 में क्या कह रहा था, द वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग डी, सी, ई एंड एफ। बोल रहा है कि डी, सी, ई एंड एफ में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका रेसिप्रोकल का वैल्यू। तो डी, सी, ई, एफ के बीच में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दो, वही निकालने वाला क्वांटिटी 2 में। तो डी, सी, ई, एफ में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। अब यहां पर आप गौर करिए कि 4 नंबर है, ई, सी, एफ, डी। इसके लिए हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी है और हम लोगों को सबसे छोटा देखना है इसके अंदर। सबसे छोटा क्या होगा, चांसेस है कि सबसे छोटा 2 होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिन बहुत खराब है, 2 ना रहे, 3 हो जाए, है ना। लेकिन 2 या 3 को छोड़ करके कोई स्मॉलेस्ट नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 ही को नंबर खोजना है हम लोगों को, 4 ही नंबर पुट करना है और 5 ही पॉसिबिलिटी है। अगर मान लीजिए कि 6 नहीं होगा तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 2 ही रहेगा। अगर मान लीजिए कि 5 नहीं है, बाकी सब वैल्यू है, तो इसका मतलब तभी भी सबसे छोटा जो होगा ये 2 ही रहेगा। अगर मान लीजिए कि 4 नहीं है, सबसे छोटा 2 ही रहेगा। अगर मान लीजिए 3 भी नहीं है, ये सब नंबर है, तो भी आपका सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 2 ही रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता 2 नहीं रहा, तब क्या होगा, स्मॉलेस्ट आपका इसमें नंबर 3 होगा। तो या तो 2 नंबर हो सकता है स्मॉलेस्ट, या तो तीसरा नंबर हो सकता है स्मॉलेस्ट। तो 2 या 3 को अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका कितना वैल्यू होता है, तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का वैल्यू होता है आपका 0.5 और 1/3 का वैल्यू होता है आपका 0.33। तो यहां पर आप देखेंगे 0.5 हो सकता है या फिर 0.33 हो सकता है। तो इन एनी केस क्वांटिटी 2 जो है वो क्वांटिटी 1 से तो बड़ा ही है, तो ये आपका यहां पर निकल गया क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। आई होप ये वाला चीज समझ पाए। अगर ये चीज समझ गए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि सेशन यहाँ पर एंड हो गया है और हम लोग सारा चीजों को डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ कि लाइक जरूर कर दीजिए मेरे वीडियो में, क्योंकि क्वांट जो है वो मेरा मजबूत पक्ष नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये इसको आसान कर दूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत एफर्ट लगता है, मुझे रात रात भर जग करके इस पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है, आपको हेल्प करता है, तो लाइक जरूर करिए। कमेंट आप कर सकते हैं तो कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आप कमेंट करेंगे तो वही मेरे लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, ये वाला जो आपको पीडीएफ है ये टेलीग्राम में मिल जाएगा, कुमार एंड टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।